नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स। तो चलिए दोस्तों, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं अभी, इसके जस्ट पहले हमने भारत की मृदा अर्थात मिट्टियों के बारे में पढ़ा है। और अब हम पढ़ने वाले हैं भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ, अर्थात हम बोल सकते हैं वनस्पतियाँ और जो वन संसाधन हैं वो हम इसमें कवर करेंगे। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे आपकी कवर होने वाली है। भारत के जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ और वन संसाधन से रिलेटेड, मतलब जो कितने प्रकार के वन होते हैं और कौन कौन सी वनस्पतियाँ होती है और किस किस प्रकार की होती है, उनका क्या उपयोग है, सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे विस्तार से जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों की अगर बात करें तो आपको देखिए ये मैप के अंतर्गत आप थोड़ा जो है मोटा मोटा आइडिया ले सकते हैं। जैसे अगर बात करें वन की, तो यहाँ देखिए उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, देखो ये वाला जो एरिया है, यहाँ से आप देख सकते हैं, इतना कंप्लीट एरिया आप देख सकते हैं, ठीक है। इधर वाला, यहाँ से लेकर है इधर आप देख सकते हैं, ये वाला कंप्लीट एरिया आपको दिख रहा है क्या, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। उसके बाद वेलांचली अनूप वन की अगर बात करें तो यहाँ आपकी देखिए डेल्टाई वन जिसे हम बोलते हैं, देखिए ये वाला डेल्टा वाला सुंदरवन डेल्टा वाले क्षेत्र में, देखिए ये महानदी डेल्टा, कावेरी और जो गोदावरी, ये डेल्टा क्षेत्र में आपको कौन सा वन देखने को मिल रहा है, बेलांचली अनूप वन, ठीक है। उसके बाद उष्णकटिबंधीय सदाबहार व अर्ध सदाबहार वन की अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है। जैसे मान लीजिए ये देखिए पूर्वोत्तर भारत, ये पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में, पूर्वोत्तर भारत वाले क्षेत्र में जो मेघालय, जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र उसको बोलते हैं। कुछ क्षेत्र आपको ये देखिए सह्याद्री पश्चिमी घाट में देखने को मिलेगी, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन है वो। इसके अलावा आप देख सकते हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ियाँ। अब कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ हो सकती है, जहाँ पे बारिश कम होती है, यानी शुष्क क्षेत्र रहता है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो देखिए आपको राजस्थान वाला क्षेत्र, कुछ गुजरात वाला क्षेत्र देखने को मिलेगा। ये कंप्लीट जो एरिया है आपको देखने को मिलेगा उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ियों के रूप में। अब कांटेदार झाड़ियाँ इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी होती है और कांटेदार जो झाड़ियाँ होती है वो पानी कम सोखती है, ठीक है। पर्वतीय वन, तो पर्वतीय वन सिंपल रूप में हम देखें तो जैसे पर्वतीय मिट्टी थी उसी प्रकार पर्वतीय वन हमको देखिए पर्वत वाले क्षेत्र में अर्थात हिमालय वाले क्षेत्र में हमको देखने को मिलेंगे कंप्लीट। उसके बाद आप सिक्किम वाले क्षेत्र में, उसके बाद आप अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको पर्वतीय वन देखने को मिलेंगे। तो आप एक लोकेशन माइंड में क्रिएट कर सकते हैं। और ये देखिए आपको उष्णकटिबंधीय कांटेदार जो झाड़ियाँ है वो शुष्क क्षेत्र एक बीच में और देख सकते हैं आप। देखिए महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, कुछ तेलंगाना, ठीक है, कर्नाटक वाले क्षेत्र में यहाँ बीच में आपको देखने को मिलेगी। और जो डेल्टाई वन होते हैं, डेल्टाई वन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, लक्षद्वीप जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, द्वीप है, ठीक है, अरब सागर में, वहाँ देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज़ आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो भी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है भारत में, यहाँ भी आपको डेल्टाई वन अर्थात बेलांचली अनूप वन देखने को मिलेंगे। चलिए ये तो हमने मोटा मोटा देख लिए हैं, जो वन है वन के प्रकार हमने देखे हैं कहाँ कहाँ। तो एक बात अगर करें हम जो वनस्पति की, हम पढ़ रहे हैं क्या, भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ, तो पहले वनस्पति के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद आगे की चीज़ें हम विस्तार से जानेंगे धीरे धीरे। तो जैसे अगर पौधे की बात करें तो जो वनस्पति होती है पौधों के समूह के रूप में होती है, यानी कि हम सिंपल बोल सकते हैं पौधों के जो समूह होते हैं उनको हम क्या बोले, वनस्पति, ठीक है। तो वनस्पति क्या हुई, पौधों के समूह। इसके अलावा प्राकृतिक वनस्पति में वे जो पौधे हैं वो सारे सम्मिलित किए जाते हैं जो कि बिना मानव की सहायता के, यानी कि यहाँ जो है मानव की सहायता होती क्या नहीं होती। इसके कारण यहाँ पे जो होते हैं यानी कि प्राकृतिक रूप से ये उगते हैं और ये जंगली अवस्था में उगते हैं। कायिक संरचना व पदार्थों में परिवर्तन करके ऐसे पौधे स्वयं को प्राकृतिक पर्यावरण के अनुरूप बना लेते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक वनस्पति की अगर बात करें तो पौधों का वह समुदाय जिसमें लंबे समय तक किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हुआ हो, उसको हम प्राकृतिक वनस्पति एक प्रकार से बोल सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और देखने को मिलेगी, अक्षत वनस्पति। अक्षत वनस्पति का मतलब क्या होता है, मानव के हस्तक्षेप से रहित प्राकृतिक वनस्पति के उस भाग को एक प्रकार से क्या बोला जाता है, अक्षत वनस्पति। जैसे हमने देखे हैं बिना हस्तक्षेप के जो वनस्पति है उसको प्राकृतिक वनस्पति बोलेंगे, तो इसको अक्षत वनस्पति का नाम दिया जाता है, मतलब जिसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं हुआ हो, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, जैसे भारत की अगर बात करें तो भारत के अंतर्गत हमको अलग अलग प्रकार से जो है वनस्पति देखने को मिलती है, जो प्राकृतिक वनस्पति है वो। तो अलग अलग क्षेत्र हमको देख सकते हैं। देखिए हिमालय क्षेत्र में अलग देखने को मिलती है, पश्चिमी घाट एवं द्वीप समूह में अलग, डेल्टाई क्षेत्र में अलग देखने को मिलती है। तो अगर हिमालय क्षेत्र की बात करूं मैं तो हिमालय क्षेत्र में आपको शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पतियाँ देखने को मिलती है। हिमालय क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पतियाँ देखने को मिलती है। और पश्चिमी घाट और द्वीप समूह की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको उष्ण कटिबंधीय जो है वनस्पतियाँ देखने को मिलती है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ डेल्टा वाले क्षेत्र की अगर बात करूँ
तो डेल्टा वाले क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वन, मैंग्रोव तथा राजस्थान के जो मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की झाड़ियाँ, कैक्टस, कांटेदार झाड़ियाँ, ये सभी चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर देखें हम, एक जो वनस्पति होती है एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में देखी जा सकती है, मतलब वनों का उपयोग किया जा सकता है, मनुष्य अपने हित में इसका उपयोग कर सकता है, इसलिए वनों का अत्यधिक महत्व माना जाता है मानव जीवन में। परंतु एक सीमा तक अगर अधिक रूप से इसका दोहन कर दिया जाता है या फिर हम बोल सकते हैं इसका अगर दुरुपयोग कर लिया जाता है तो सिंपल रूप में आप समझ सकते हैं ये मानव के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न होता है। आधुनिक युग की अगर बात करें तो आधुनिक युग में जनसंख्या में वृद्धि होते जा रही है, ठीक है, और जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ जो दैनिक आवश्यकता है मानव की वो बढ़ते जा रही है। तो इसी के फलस्वरूप अगर देखें तो वनस्पति का आर्थिक उद्देश्य के रूप में भी हम यहाँ पे बड़े पैमाने पर इसका दोहन कर रहे हैं और दोहन करने के साथ साथ में इसका विनाश की समस्या यहाँ पे उत्पन्न हो रही है। वनोन्मूलन का जो दुष्प्रभाव है समस्त जीव मंडल पर पड़ता जा रहा है। इसके अलावा अगर देखें तो जो भारतीय यानी कि भारत की जो प्राकृतिक वनस्पतियां है वो हमने देखे इतने प्रकार के जो वन है, जैसे उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जो कि हमने ये वाले क्षेत्र में देखे। उसके बाद डेल्टाई क्षेत्र वाले देखें तो लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये देखिए सुंदरबन डेल्टा वाले क्षेत्र में, महानदी वाले क्षेत्र में, और जो गोदावरी कृष्णा वाले जो क्षेत्र है, कृष्णा गोदावरी वाला जो डेल्टा क्षेत्र है वहाँ पे हमको देखने को मिले। उसके बाद हम देख सकते हैं जो सदाबहार अर्ध, एक प्रकार से जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार व अर्ध सदाबहार वन की अगर बात करें तो मेघालय वाला क्षेत्र जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है, पूर्वोत्तर राज्य हम देख सकते हैं, कुछ पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र, कुछ जो पश्चिमी घाट है यानी कि जो सह्याद्री वाला जो पर्वत है वहाँ देखने को मिलती हैं। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ियाँ, तो इसी के कारण वृष्टि छाया हमको देखने को मिलती है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और एक और क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र, जैसे राजस्थान का जो मरुस्थल, थार मरुस्थल वाला क्षेत्र, यहाँ पे भी हमको शुष्क अर्थात जो कांटेदार जो झाड़ियाँ है वो हम देख सकते हैं। पर्वतीय वन की अगर बात करें तो पर्वतीय वन आपको देखने को मिलेगा हिमालय वाले क्षेत्र में। देखिए ऊपर वाला जो क्षेत्र है कंप्लीट, दूसरा आप सिक्किम वाला क्षेत्र जो भी हिमालय के अंतर्गत आता है, और तीसरा अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र ये भी हिमालय के अंतर्गत आता है। तो कंप्लीट रूप में हम बोलें हिमालय वाले क्षेत्र में पर्वतीय वन हमको देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे आप देख लेते हैं भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ। तो हमने सारे जो वन हैं, सारे वनों की अगर स्थिति की बात करें तो हमने देख ली हैं। तो इनके बारे में कुछ फैक्ट हम जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले जानते हैं उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन। तो उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन या सदाबहार वन इनको एक प्रकार से बोला जाता है। और यहाँ पे अगर वर्षा की बात करूँ मैं तो वर्षा हमको यहाँ पे देखने को मिलती है 200 सेंटीमीटर से भी अधिक, ठीक है, 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा वाले क्षेत्र इसमें देखने को मिलते हैं। और मुख्य रूप से अगर देखें तो हमको जो सह्याद्री वाला क्षेत्र है, ठीक है, सह्याद्री वाला क्षेत्र अर्थात पश्चिमी घाट हम बोल सकते हैं। दूसरा हम मेघालय के अंतर्गत शिलांग के पठार के अंतर्गत देख सकते हैं। उत्तर पूर्व में कुछ पहाड़ियाँ है जो कि अरुणाचल प्रदेश के नीचे वाला क्षेत्र हम बोल सकते हैं उधर। उसके बाद हम बोल सकते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, इन सभी क्षेत्रों में हमको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलते हैं, ठीक है। उत्तरी सह्याद्री प्रदेश की अगर बात करें तो उसमें इन वनों को एक प्रकार से क्या कहा जाता है, सह्याद्री में इन वनों को बोला जाता है सोलाज, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, सोलाज वन इनको बोला जाता है सह्याद्री के अंतर्गत। यहाँ पाए जाने वाले जो प्रमुख वृक्ष की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको प्रमुख वृक्ष देख सकते हैं हम। यहाँ पे हमको वृक्ष देखने को मिलेंगे महोगनी, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं रोजवुड, साथ में आप देख सकते हैं आवनूस के जो है वृक्ष देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जारुल, ये सभी वृक्ष के प्रकार है जो कि उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन में देखने को मिलते हैं। बांस के झाड़ भी हमको यहाँ देखने को मिलते हैं। उसके अलावा बेंत, सिनकोना, इसके अलावा रबर, ये सभी वृक्ष कहाँ देखने को मिलते हैं आपको, उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन में देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखें। और ये वन में मुख्य रूप से हम देखें तो मसालों के बागानों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, मसालों के बागान के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन की। तो यहाँ पे अगर वर्षा की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले जो वर्षा होती है यहाँ पे तो 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर जो वर्षा वाले क्षेत्र है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इनके अंतर्गत जो मुख्य क्षेत्र की अगर बात करूँ मैं तो क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है जो सह्याद्री है, सह्याद्री का पूर्वी ढलान देख सकते हैं। उसके बाद अगर देखें प्रायद्वीप जो है हमारा, प्रायद्वीप भारत, उसके पूर्वी पठारों में हम देख सकते हैं। उसके बाद अगर देखें तो कुछ क्षेत्र हमको शिवालिक वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ हमने लोकेशन देख ली हैं, आप मैप को रख कर देख सकते हैं ये सारे प्रदेश।
शिवालिक का जो भावर और तराई वाला प्रदेश है, ये सभी इसमें हमको मानसूनी, मतलब ये विशेष रूप से मानसूनी वन होते हैं, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो ये इनको हम एक प्रकार से मानसूनी वन की संज्ञा भी दे सकते हैं। प्रमुख जो पेड़ है, वृक्ष है, इसकी अगर बात करें हम यहाँ, तो जैसे सागौन का पेड़, जिसे सागवान भी बोलते हैं, सागवान का पेड़ यहाँ देखने को मिलता है। सखुआ, ये पेड़ भी हमको यहाँ देखने को मिलता है। दूसरा नेक्स्ट है शीशम, इसके बाद हम देख सकते हैं आम के पेड़ भी यहाँ देखने को मिलते हैं। दूसरा यहाँ पे महुआ के पेड़ देख सकते हैं, बांस के पेड़ यहाँ देख सकते हैं। दूसरी चीज़ खैर के पेड़ भी यहाँ देख सकते हैं, और चंदन, ये सभी पेड़ आपको देखने को मिलते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये सभी जो है आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जितने भी यहाँ पेड़ देखने को मिले हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो शुष्क पर्णपाती वन यहाँ मुख्य रूप से अगर देखें तो यहाँ जो वर्षा होती है, वर्षा हम देख सकते हैं यहाँ पे 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक देखने को मिलती है। इन वनों में काफ़ी जो है ऊंचे पेड़ों का अभाव रहता है, यानी कि छोटे पेड़ होते हैं, और शुष्क सीमांत क्षेत्र में ये वन कटीले, मतलब कटीले वनों और झाड़ियों में बदल जाते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से अगर देखें तो ये जो वन है किस प्रकार होते हैं, एक प्रकार से कटीले वन या कटीले झाड़ियों में बदल जाते हैं। ठीक है, अत्यधिक चराई यहाँ की मुख्य समस्या होती है। साथ में हम देखें तो ये हमको कहाँ देखने को मिलते हैं, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं, मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। ये सभी राज्यों में जो है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के रूप में यहाँ देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं हम, नेक्स्ट प्रकार के जो वन है हमारे, वो हम देख सकते हैं कटीले वन व झाड़ियाँ, जो कि मरुस्थलीय क्षेत्र में अर्थात राजस्थान वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो ये इनके अंतर्गत अगर देखें तो हमको मुख्य रूप से यहाँ वर्षा देखने को मिलेगी। वर्षा यहाँ 70 सेंटीमीटर के आसपास देखने को मिलती है। ठीक है, और यहाँ अगर बात करें हम तो जो क्षेत्र है, क्षेत्र हमको एक प्रकार से देखें तो हमको गुजरात में भी कुछ क्षेत्र देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ राजस्थान में भी ये क्षेत्र देखने को मिलता है। उसके बाद अगर देखें तो ये पंजाब में भी हमको देखने को मिलता है, जो कि मतलब मरुस्थल वाला क्षेत्र थोड़ा सा है दक्षिणी पंजाब में। इसके अलावा मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो इंदौर है, इंदौर से लेकर आंध्र प्रदेश के कुरनूल तक, ये जो पठार के मध्य हमको एक प्रकार से अर्धचंद्राकार पेटी में भी ये जो है कहाँ पर, मध्य प्रदेश से लेकर आंध्र प्रदेश तक काफ़ी मतलब एक प्रकार से यहाँ जो है कटीले वन व झाड़ियाँ देखने को मिलते हैं। प्रमुख रूप से जो पेड़ या वनस्पति इनके अंतर्गत पाई जाती है वो हम देख लेते हैं, जैसे बबूल के पेड़ है, उसके बाद खैर है, खजूर की बात करें तो ये भी यहाँ देखने को मिलती है। दूसरी चीज़ अगर देखें तो हमको नागफनी यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, कैक्टस देख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिलती है, किसमें, कटीले वन व झाड़ियों में, मुख्य रूप से राजस्थान वाले क्षेत्र में, मरुस्थल वाला जो क्षेत्र है। पर्वतीय वन की अगर बात करें तो हिमालय वाले क्षेत्र में हमको ये देखने को मिलता है। ठीक है, मुख्य रूप से अगर ऊंचाई की बात करें तो ये काफ़ी ऊंचाई में होते हैं। तो ऊंचाई अगर देखें यहाँ पे तो देखिए 1500 जो मीटर होती है, 1500 मीटर की ऊंचाई तक के जो पर्णपाती वन हमको देखने को मिलते हैं, परंतु 1500 से 3000 तक हमको कोणधारी सदाहरित वन यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, पर्वतीय वन के अंतर्गत। तो यहाँ विशेष रूप से तापमान व वर्षा में परिवर्तन आता है। तो ये जो पर्वतीय वन है वहाँ पे हमको तापमान में भी परिवर्तन देखने को मिलता है और वर्षा में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। इसलिए पर्वतीय जो भाग है उसमें ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति के स्वरूप में क्रमिक परिवर्तन दिखाई देता है। यहाँ ऊंचाई के बढ़ते क्रम में उष्ण कटिबंधीय से लेकर अल्पाइन वनस्पतियाँ भी मिलती है। ठीक है, इनके जो वृक्ष है, लकड़ियाँ इनकी जो है काफ़ी मुलायम होती है। यहाँ के जो वृक्ष है उनकी लकड़ियाँ काफ़ी मुलायम होती है। और मुख्य रूप से अगर देखें तो यहाँ कौन कौन से पेड़ देखने को मिलते हैं, पेड़ मिलते हैं, देवदार के पेड़ देखने को मिलते हैं, स्प्रूस का पेड़ देखने को मिलता है, सिल्वर फर, इसके बाद हम देख सकते हैं चीड़, ये सभी आदि जो छोटी एक प्रकार से जो पत्तियों वाले वन है वो यहाँ पे हमको पर्वतीय वन के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है ज्वारीय वन। अब ज्वारीय वन कैसे होते हैं, मुख्य रूप से अगर देखें तो उन भागों में मिलते हैं जहाँ नदियों का ताज़ा जल समुद्री जल से मिलता जाता है। तो ज्वारीय, जैसे कि मैंने बात करा पश्चिमी घाट जो है ज्वारीय प्रदेश है, जहाँ पे हमको ज़्यादा डेल्टा की स्थिति देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम अगर देखें यहाँ पे परिणाम स्वरूप जो ज्वारीय प्रदेश है वहाँ दलदली भाग नहीं बन, यानी कि दलदली भाग बन जाता है। और यहाँ अगर देखें तो देखिए गंगा वाला क्षेत्र में भी हमको कुछ जगह ये इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। ठीक है, गोदावरी वाले क्षेत्र में भी और कृष्णा वाले क्षेत्र में भी। ये निम्न जो डेल्टाई भाग है इनमें हमको एक प्रकार से क्या देखने को मिलता है, इनकी उत्पत्ति देखने को मिलती है। ठीक है,
इन वनों की, ज्वारीय वनों की उत्पत्ति कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? गंगा वाले क्षेत्र में, गोदावरी वाले क्षेत्र में और कृष्णा नदी वाले क्षेत्र में। प्रमुख जो वनस्पतियाँ होती है इसके अंतर्गत पेड़ या वनस्पति का अगर बात करें तो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है मैंग्रोव, सुंदरी नाम का जो पौधा पेड़ होता है या फिर जो होते हैं सुंदरवन डेल्टा के अंतर्गत जो पाए जाते हैं। उसके बाद अगर देखें हम तो कैजुरीना, उसके बाद होता है देखिए ज्वारी वन में हमने देखे मैंग्रोव, सुंदरी, कैजुरीन, केवड़ा। इसके अलावा हम देख सकते हैं एक और जो वृक्ष है जिसे बोला जाता है बेंदी के वृक्ष, ये भी हमको ज्वारी वन में देखने को मिलते हैं। तो ये हमने देखिए यहाँ पे 6 प्रकार की जो वनस्पति है उनके प्रकार हमने देखे हैं। वनस्पति जो एक प्रकार से देखें, वन की अगर बात करें तो यहाँ आप मैप में अगर देखें तो आपको सारी लोकेशन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मैप को साथ में रख के चलिए, एटलस को साथ में रखा करिए। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, एटलस अगर साथ में नहीं रखोगे तो आपको ज्योग्राफी पढ़ने में उतना मज़ा नहीं आएगा। साथ में अगर आप गूगल मैप की सहायता लेंगे तो उसमें भी आप ज़्यादा क्लियर हो सकता है, परंतु पहले एटलस पढ़िए। ठीक है, बेसिक तौर पर यहाँ देखिए विभिन्न जो वन के समूह हैं वो दिए गए हैं और उनका जो वन आवरण है एक प्रकार से अगर देखें तो प्रतिशत के तौर पर दिया है, यानी कि भारत की भूमि में 100% भूमि की अगर बात करें तो यहाँ हमको देखिए पहला समूह में दिया है। पहला समूह में अगर बात करें हम यहाँ पे तो पहला समूह में हमको देखने को मिलेगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, अर्थात हम बोल सकते हैं ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन। तो ये 2.92% में ये भारत के अंतर्गत पाया जा रहा है। समूह 2 में क्या है? उष्णकटिबंधीय अर्ध जो है आर्द्र सदाबहार वन, तो ये 13.79%। समूह 3 में क्या दिया है? उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती, ये 19.73%। तटीय एवं ज्वारीय जो वन है वो कहाँ देखिए बहुत कम मात्रा में है, 0.69। उसके बाद उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ये देखिए काफ़ी अधिक मात्रा में देखने को मिल रहा है, 41.87। उसके बाद है उष्णकटिबंधीय कांटेदार जो झाड़ियाँ है वन है वो हम देखें तो 2.25। उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन की अगर बात करें तो 0.13। तो देखिए सबसे कम मात्रा में ये हमको देखने को मिल रहा है, कौन सा? उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन। उपोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती युक्त पर्वतीय की अगर बात करें, वन की अगर बात करें तो यहाँ पे 2.69% देखने को मिल रहा है। उपोष्णकटिबंधीय कोणधारी वन 2.69। इसके अलावा देखें उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, ये देखिए ये सबसे कम है। ठीक है, अभी की दृष्टि से अगर देखें 0.03%। माउंटेन आर्द्र समशीतोष्ण वन तो 0.69। हिमालयन वन समशीतोष्ण वन तो ये 4.12। उसके बाद देखें हिमालय शुष्क समशीतोष्ण वन की अगर बात करें तो ये 0.84 और उप अल्पाइन एवं अल्पाइन वन 55। इस प्रकार मिलाकर 100% जो भारत है उसके अंतर्गत 100% जो वन है उसमें हमको अलग अलग कैटेगरी में यहाँ देखने को मिला। सबसे ज़्यादा कौन सा है? सबसे ज़्यादा है देखिए यहाँ पे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, और सबसे कम की अगर बात करें सबसे कम आपको देखने को मिलेगा उपोष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन। तो ये कुछ थे विभिन्न प्रकार के समूह का वनावरण था भारत के अंतर्गत जो हमने देखें। अब भारत के कुछ प्रमुख वनस्पति क्षेत्र की बात करें तो देखिए यहाँ पे हमको वनस्पति क्षेत्र अलग अलग देखने को मिलता है। पहले हम मैप में देख लेते, फिर हम देख लेंगे कहाँ पे एक ओवरव्यू देख लेंगे। तो यहाँ देखिए एक एक करके आप देख सकते हैं। जैसे पहला नंबर देख सकते हैं, पहला नंबर आपको हिमालय वाला क्षेत्र देखने को मिलेगा। हिमालय पश्चिमी हिमालय में देख सकते हैं, पश्चिम हिमालय क्षेत्र। दूसरा देखने को मिलेगा पूर्वी हिमालय क्षेत्र, और तीसरा देख सकते हैं पूर्वोत्तर का बाकी बचा क्षेत्र। चौथा है गंगा का मैदानी क्षेत्र देखने को मिलेगा। पांचवा सिंधु मैदान क्षेत्र। उसके बाद छठवां जो है पूर्वी घाट, और सातवां है पश्चिमी घाट। आठवां आप देख सकते हैं कौन सा? लक्षद्वीप, और इसी के साथ में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो टोटल मिलाकर कितने वनस्पति क्षेत्र देखने को मिले? 8। तो अलग अलग क्षेत्र आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इनको हम एक प्रकार से ओवरव्यू देख सकते हैं। जैसे पश्चिमी हिमालय वाला क्षेत्र है, तो पश्चिमी हिमालय वाला क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक मिला? कुमायूं, कश्मीर से कुमायूं तक मिला। और यहाँ वनस्पति का विवरण आप देख सकते हैं, वितरण कैसे है। शीतोष्ण कटिबंधीय भाग में चीड़, देवदार, शंकुधारी वृक्ष देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे देखें तो ये देखिए चौड़ी पत्ती वाले जो शीतोष्ण वृक्ष है वो देखने को मिलते हैं। फिर अल्पाइन क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ शीतोष्ण से ऊपरी सीमा तक की श्वेत देवदार के वृक्ष मिलते हैं, श्वेत भोज वृक्ष व सदाबहार वृक्ष देखने को मिलते हैं। पूर्वी हिमालय जो हम देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र, तो यहाँ सिक्किम से पूर्व जो है दार्जिलिंग तक ये देखने को मिलता है।
यहाँ देख सकते हैं, देखिए जो है शीतोष्ण क्षेत्र में ओक, जायफल, दूफल, बड़े फूलों वाले जो सदाबहार वृक्ष है, छोटी बेंत के जंगल पाए जाते हैं। इसके अलावा असम क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ ब्रह्मपुत्र व सुरमा घाटी वाले जो है उसका यहाँ तक विस्तार मिलता है, यानी कि ब्रह्मपुत्र से सुरमा घाटी तक। इसमें सदाबहार जंगल और बीच बीच में घने बांस तथा अगर देखें तो लंबी घासों के जो है एक प्रकार से झुरमुट है, देख सकते हैं यहाँ पे। सिंधु का जो मैदानी क्षेत्र है इसमें पंजाब, पश्चिम राजस्थान और उत्तरी गुजरात के मैदान शामिल है। तो यहाँ देख सकते हैं यह क्षेत्र शुष्क व गर्म है, इसमें कटीली वन व झाड़ियाँ मिलती है। और गंगा का मैदानी क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर कछारी मैदान देखने को मिलता है, इनमें गेहूँ, चावल और गन्ने की खेती की जाती है। दक्कन क्षेत्र में देख सकते हैं भारतीय प्रायद्वीप समग्र भूमि, और इसमें हम देख सकते हैं जो वनस्पति का वितरण है तो उसमें देखें तो यहाँ देखिए पतझड़ जो वृक्ष है उसके जंगलों से लेकर हम यहाँ तरह तरह की जंगली झाड़ियाँ के वन देख सकते हैं। मालाबार तट जो कि केरल के साइड में हम देख सकते हैं, प्रायद्वीपीय तट के मतलब प्रायद्वीपीय तट में इसका विस्तार देखने को मिलता है। और घने जंगलों के अलावा व्यापारिक फसलें भी पाई जाती है, जैसे नारियल है, सुपारी, काली मिर्च, जो मसाले वाली जो भी चीज़ें होती है वो यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। अंडमान क्षेत्र अंडमान द्वीप में देखने को मिलता है, इसमें सदाबहार, अर्ध सदाबहार, कच्छ वनस्पति, समुद्र तटीय व अपलावित जंगलों की अधिकता देखने को मिलती है। तो ये वनस्पति का वितरण था 8 प्रकार से देखें। इसके अलावा हम देख सकते हैं जो वनस्पति का जो एक प्रकार से वितरण है उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे एक जो है डिपार्टमेंट जिसे हम बोलते हैं भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी स्थापना के बारे में देख लेते हैं, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 13 फरवरी को, 13 फरवरी 1890 को इसकी स्थापना हुई थी। और संस्थापक का नाम क्या था? संस्थापक का नाम था सर जॉर्ज किंग। ठीक है। अब हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय की अगर बात करें तो भारत के अंतर्गत ही कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। और कुल क्षेत्रीय जो कार्यालय है वो 9 है। अब क्या उद्देश्य से इसको स्थापित किया गया? तो मुख्य रूप से अगर देखें तो देश के जो पादप यानी कि जो वनस्पति संसाधनों का अन्वेषण और पौधों के प्रजातियों के जो आर्थिक महत्व है, आर्थिक महत्व की पहचान करना और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ये इनके द्वारा की जाती है। इसका जो है पुनर्गठन किया गया है, यानी कि भारत सरकार के द्वारा इसका पुनर्गठन कब किया गया? 1954 में किया गया। ठीक है। वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है देश के जो दुर्लभ प्रजाति के जो संकटापन्न जो वनस्पति पादप होते हैं उनकी सूचीकरण, उनका संरक्षण और कार्य नीतियों को विकसित करना इसका मुख्य कार्य है। इसके अलावा वन्य जीव जो अभ्यारण्य है जैसे कि भंगुर परितंत्र और सुरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल रिजर्वों का काफ़ी यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। तो मुख्य रूप से हमने जाने भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के बारे में। इसके अलावा हम देख सकते हैं अब कुछ वन की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो वन को जानने से पहले हम देखिए 2 चीज़ें जानते हैं। हमने पहले क्या जाने? हमने जाने हैं वनस्पति, और यहाँ हम देख रहे हैं वन। तो वनस्पति क्या होती है? वनस्पति मतलब विभिन्न पौधों का समूह, यानी वनस्पति के अंतर्गत एक विशेष पर्यावरण में उगने वाले पौधों के एक समुदाय को सम्मिलित किया जाता है, जो कि हमने देख चुके हैं। और वनस्पति के अंतर्गत एक पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले वृक्ष, घास, झाड़ियों को सम्मिलित किया जाता है। परंतु वन की अगर बात करूँ मैं तो वन में एक प्रकार से एक विशाल प्रदेश पाया जाता है। ठीक है। जो कि जिसके अंतर्गत वनस्पति भी पाई जाती है। इसमें जो होते हैं पौधे, झाड़ियाँ, इन सभी चीज़ों से ये जो प्रदेश है वो ढका होता है, यानी कि एक विशाल प्रदेश पाया जाता है वन के अंतर्गत। वन से तात्पर्य घने व परस्पर निकट उगने वाले पेड़ों से होता है। ठीक है। तो हम सिंपल क्या बोल सकते हैं वन? तो वन से अभिप्राय एक ऐसे व्यापक क्षेत्र से है जो वृक्षों से पूर्णतः आच्छादित होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? वन। और वह पर्यावरण के साथ साथ उस क्षेत्र की पूरी जैविक क्षमता व पर्यावरण में सुधार भी करता है। तो हम ये वन की परिभाषा दे सकते हैं। इसके अंतर्गत अगर देखें तो हमने क्या क्या देखे? वृक्ष भी आते हैं, झाड़ियाँ भी आते हैं, फूल भी आते हैं, आदि सभी चीज़ें इसके अंतर्गत यहाँ हमको देखने को मिलती है। यानी कि वृक्षों से कंप्लीट रूप से आच्छादित होते हैं, उनको हम वन बोलते हैं। इसके अंतर्गत वृक्ष भी आते हैं, झाड़ियाँ भी आती है और फूल भी आते हैं। अब यहाँ 2 चीज़ आपको देखने को मिलेगी, एक बाग देखने को मिलेगा और एक उपवन। बाग मतलब वो वाला बाग नहीं जो शेर वाला बाग है, जो भी है वो वाला बाग नहीं। यहाँ पर देखिए जो वन है, वन को अगर फलों के लिए उगाया जाता है तो उसको हम यहाँ क्या बोलेंगे? बाग। और अगर वन जो फलों वाला जो बाग है वो छोटा है तो उसको उपवन बोलेंगे। ठीक है। बाग छोटा और खुला होता है तो उसको उपवन बोला जाता है। इसके अलावा
जो वन है अर्थव्यवस्था के प्रमुख घटक के रूप में आर्थिक विकास में इनका काफ़ी योगदान रहता है। और वन न केवल पारिस्थितिकी संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि ये एक प्रकार से जो वायु प्रदूषण होता है और साथ में मृदा का अपरदन होता है, इन सभी पर भी यहाँ पे रोक लगाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वन हमारे लिए। अब इसके साथ ही हम एक रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। रिपोर्ट 2019 की रिपोर्ट की यहाँ बात की जा रही है। तो रिपोर्ट अगर देखें तो रिपोर्ट कब जारी की गई थी? रिपोर्ट जारी की गई थी 30 दिसंबर 2019 को। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की बात की जा रही है। तो यहाँ अगर देखें हम, देखिए जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट जारी की गई थी और यहाँ पे जो भारत है, भारत की अगर बात करें तो भारत विश्व में जो टॉप 10 कंट्री होती है, टॉप 10 में हम देखें तो भारत का नाम क्या हो गया है? शामिल इस रिपोर्ट के अंतर्गत अगर बात करें तो। वनों पर मानवीय आबादी और मवेशियों की संख्या के बढ़ते दबाव के कारण भी भारत यहाँ पे सफल रहा है। किसके लिए? जो वन संपदा है उसको संरक्षित रखने और उसे बढ़ाने में, ये मतलब एक प्रकार से संरक्षित करने में भी सफल रहा है और उसको बढ़ाने में भी सफल रहा है। बढ़ती जनसंख्या और बाकी दबाव के बावजूद यहाँ पे विश्व में 10वीं जो यानी कि टॉप 10 जो देश है उसमें शामिल हो गया है। इसके अलावा जो भारतीय वन सर्वेक्षण है, यानी कि जो वर्ष 1987 की अगर बात करें, वर्ष 1987, इसमें भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जो है उसको द्विवार्षिक रूप से, द्विवार्षिक मतलब 2-2 वर्ष में किसके द्वारा ये जारी की जाती है? भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा। वर्तमान में जो रिपोर्ट है, कौन से नंबर की रिपोर्ट है? 16वीं रिपोर्ट इसको बोल सकते हैं, 2019 वाली, याद रखना है। और संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसमें अगर बात करें हम FAO बोलते हैं जिसे, ठीक है। तो ये जो संगठन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, इसकी नवीन रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के जो 10 देशों में एक प्रकार से अगर देखें तो यहाँ 10 देशों में 8वां नंबर भारत को मिला है। ये भी आपको याद रखना है, जहाँ वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। रिपोर्ट की अगर बात करें, रिपोर्ट को जो है घनत्व के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। 3 वर्ग कौन कौन से हैं? एक तो सघन, दूसरा है मध्यम, ठीक है, और तीसरा एक प्रकार से विरल, ठीक है। सघन वन, मध्यम वन और एक प्रकार से विरल वन। तो ये हम देख सकते हैं अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 19 राज्य जो भारत के हैं, 19 एक प्रकार से स्टेट भी हो सकते हैं और एक यूनियन टेरिटरी, दोनों मिलकर 19 राज्यों में हमको मतलब 33% जो भूभाग है उनसे घिरा हुआ है भारत टोटल मिलाकर। और इनमें से भी 7 जो राज्य है, 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मुख्य रूप से अगर देखें तो कौन कौन से, जैसे मिजोरम है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, नागालैंड है, मेघालय है, इसके अलावा मणिपुर है। तो ये जो टोटल 7 है, जो 33% वन को अगर माने 100% हमारे भारत में, यानी कि टोटल जो वन है, देखिए टोटल भारत की भूमि में 33% वन है। और इस वन में से अगर देखें तो इस वन में से 75% वन जो है वो इन 7 में देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी अलग बात करें जैसे त्रिपुरा है, गोवा, सिक्किम, केरल, उत्तराखंड, दादर नागर हवेली, छत्तीसगढ़, असम, इन सभी में बाकी का बचा, यानी कि 33% से 75% भूभाग पर यहाँ वन एक प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है। तो 75% भूभाग पर वन हमको कहाँ देखने को मिलता है? 7 में टोटल, और बाकी के जो बचे हैं उसमें 33 से लेकर 75 तक देखने को मिलता है। देश में जो मैंग्रोव वनस्पति है, ठीक है, मैंग्रोव वनस्पति की अगर बात करें हम तो ये इसका जो क्षेत्रफल हमको देखने को मिलता है एक प्रकार से वर्ग किलोमीटर, 4975 वर्ग किलोमीटर, 4975 वर्ग किलोमीटर पर ये पाई जाती है। जिसमें वर्ष 2017 की अगर देखें तो 2017 के आकलन की तुलना में कुल 54 वर्ग किलोमीटर की यहाँ पे वृद्धि हुई है। मैंग्रोव वनस्पति जैव विविधता में समृद्ध भूमि, मतलब एक प्रकार से विविधता से समृद्ध होती है, जो अनेक प्रकार की पारिस्थितिकी आवश्यकताओं को भी पूरा करती है। तो ये सारी चीज़ हमने देखे भारत वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में। कुछ और चीज़ें यहाँ पे जान लेते हैं, जैसे कि जो 16वीं रिपोर्ट आई है भारत वन स्थिति रिपोर्ट की, तो यहाँ पे हम देख सकते, देखिए आप यहाँ देखिए 2017 और 2019 को यहाँ कैटेगरी मतलब एक प्रकार से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे अति सघन वन की अगर बात करूँ मैं तो यहाँ हमको देखिए इतने वर्ग किलोमीटर में देखने को मिलेगा, 99,278 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और वृद्धि कितनी हुई है, देखिए हम यहाँ देखिए कुल वृद्धि नहीं हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कुल क्षेत्रफल का 3.02%। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए 2017 से वृद्धि हुई है और प्रतिशत में भी 2017 से वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार देख सकते हैं आप। मध्यम सघन वन में हम देखें 3,08,427 वर्ग किलोमीटर और यहाँ 9.38 देख सकते हैं आप, ठीक है, क्षेत्रफल की अगर बात करें।
खुले वन की बात करें 3,04,499 वर्ग किलोमीटर। फिर कुल वनावरण हमको यहाँ टोटल देखने को मिलता है, और ये कुल क्षेत्रफल भी आप देख सकते हैं, और ये 2017 का है, दोनों से आप कंपेयर कर सकते हैं। झाड़ियाँ हमको 46,297 वर्ग किलोमीटर देखने को मिली। गैर वन 25,28,923 वर्ग किलोमीटर, और टोटल जो है भौगोलिक क्षेत्र का ये देख सकते हैं कुल 100% यहाँ देखें, और यहाँ पे हमको देखें तो 32,84,469 देखने को मिलता है। ये 2017 में आप देख सकते हैं। ठीक है, वृद्धि हुई है या कमी हुई है, इस प्रकार आप देख सकते हैं। हालांकि यहाँ आपको कमी देखने को मिल रही है। चलिए आगे देखते हैं। न्यूनतम वनावरण वाले जो क्षेत्रफल वाले जो राज्य है 2019 के अनुसार अगर देखें तो यहाँ पे देखिए हरियाणा में देखने को मिल रहा है। देखिए हरियाणा में कितना है 16, एक प्रकार से देखें 1602 वर्ग किलोमीटर, यानी कि कुल क्षेत्रफल का 3.60। पंजाब में आपको 1849 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलेगा। गोवा में 2237, सिक्किम में 3342, बिहार में 7306 वर्ग किलोमीटर। और न्यूनतम वनावरण वाले जो केंद्र शासित प्रदेश है 2019 के अनुसार तो दमन द्वीप है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, पुदुचेरी है और दिल्ली। आप देख सकते हैं वर्ग किलोमीटर की यहाँ पे, और प्रतिशत भी देख सकते हैं। सर्वाधिक वनावरण वाले जो राज्य है लक्षद्वीप, जिसमें सबसे ज़्यादा है, मिजोरम है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरुणाचल प्रदेश। क्षेत्रफल के अनुसार वनावरण की स्थिति अगर देखें तो मध्य प्रदेश टॉप लेवल पर देखें तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये देख सकते हैं 77,482 वर्ग किलोमीटर पर। फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा है। तो ये हमने देखें सारी चीज़ें वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में। और आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय जो वन दिवस है 2019, उसके अंतर्गत अगर देखें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2013 से, जो वन दिवस है 2013 से, जो यूनाइटेड नेशन असेंबली है उसमें अगर देखें तो 2013 से इसको जो है 21 मार्च, आपको याद रखना है 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। और इसकी जो केंद्रीय विषय था, थीम जिसे बोलते हैं वानिकी और शिक्षा, वनों से प्रेम करना सीखें। तो ये सारी हम ये देख सकते हैं एक प्रकार से। इसके अलावा हम कुछ वनों का वर्गीकरण कर सकते हैं अलग अलग प्रकार से। तो आप देख सकते हैं प्रशासन के आधार पर देख सकते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार, व्यापारिक आधार पर, गठन एवं बनावट के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, औसत वार्षिक जो वर्षा है उसके आधार पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक चीज़ हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रशासन के आधार पर। तो यहाँ देख लेता है, देखें यहाँ आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ मैं इनका। तो जैसे आरक्षित वन की अगर बात करूँ मैं, ठीक है, तो आरक्षित वन क्या होते हैं, देखिए प्रशासन के आधार पर, यानी कि इन पर जो है सरकार का जो है पूर्ण नियंत्रण रहता है। ठीक है, सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहता है। और इनके अंतर्गत जो लकड़ियाँ होती है, लकड़ियों का एकत्रीकरण, पशु मवेशियों को चराना, ये कंप्लीट रूप से यहाँ क्या रहता है, वर्जित रहता है। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है, एक तो पूर्ण सरकार के नियंत्रण में रहते हैं, दूसरी चीज़ यहाँ पे पशु मवेशियों को चराना, लकड़ी का एकत्रीकरण, ये सभी चीज़ें यहाँ पे वर्जित रहती है। और टोटल मिलाकर 53% वन प्रदेश यहाँ देखने को मिलते हैं देश के अंतर्गत। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। फिर संरक्षित वन की बात कर लेते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जिसे बोलते हैं। ये तो रिजर्व हो गए, ये हो गए प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पे देखिए जो है ये सरकार की देखरेख में तो रहते हैं, ये भी सरकार की देखरेख में रहते हैं, परंतु यहाँ पे कुछ जो है इसके अनुसार, इसकी अपेक्षा देखें तो यहाँ कुछ जो है राहत दी जाती है, यानी कि मवेशियों को चराने की जो है राहत, लकड़ी को एकत्रित करने की राहत यहाँ पे दी जाती है। और इस प्रकार अनुमति दी जाती है कि उनका एक प्रकार से नुकसान ना हो, इस प्रकार से अनुमति दी जाती है। और टोटल मिलाकर देश के 29% भाग में देखने को मिलते हैं संरक्षित वन। फिर अवर्गीकृत वन की अगर बात करें हम यहाँ पे, यानी कि अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट जिसे हम बोलते हैं, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कोई प्रतिबंध देखने को नहीं मिलता है, यानी कि प्रतिबंध हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अवर्गीकृत वन में वृक्षों को काटने तथा मवेशियों को चराने पर यहाँ प्रतिबंध नहीं होता। और देश का लगभग अगर देखें तो 18% जो वन क्षेत्र है इसके अंतर्गत आता है। तो ये तो बात हो गई किसकी, प्रशासन के आधार पर। अब भारतीय संविधान के आधार पर देखते हैं तो पहला जो वन का प्रकार है राज्य वन। राज्य वन यानी स्टेट फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये वन जो होते हैं राज्य या फिर हम बोल सकते हैं केंद्र, एक प्रकार से बोले गवर्नमेंट। तो राज्य या केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में रहते हैं और इसमें देश के सभी महत्वपूर्ण वन प्रदेश आते हैं। और लगभग अगर देखें तो यहाँ पे आपको 94% वन का भाग इसी के अंतर्गत आता है। दूसरी चीज़ वाणिज्यिक वन की बात कर लेते हैं, यानी कमर्शियल फॉरेस्ट। तो ये इनका स्वामित्व जो होता है तथा प्रशासन होता है, एक प्रकार से इनका स्वामित्व और प्रशासन जो होता है वो स्थानीय जो निकाय होते हैं। ठीक है, स्थानीय निकाय जैसे कि हम बोल सकते हैं नगर निगम है, नगर बोर्ड है, शहरी प्रदेश है, जिला बोर्ड है, ग्राम पंचायत, इन सभी के अंतर्गत इनका प्रशासन आता है।
और देश का लगभग 5% जो वन प्रदेश है वो वाणिज्यिक वन के अंतर्गत आता है। फिर बात कर लेते हैं निजी वन की, यानी प्राइवेट फॉरेस्ट। तो इनका जो स्वामित्व होता है कैसा होता है, निजी लोगों के हाथ में रहता है, यानी कि एक प्रकार से देखें स्वामित्व निजी हाथ में रहता है। और देश का जो है कुल 1% भाग इसके अंतर्गत आता है, 1% से अधिक भाग बोल सकते हैं। फिर व्यापारिक आधार पर अगर देखें तो विपणन वन हमको देखने को मिलता है, यानी कि मर्चेंटेबल, और दूसरा है नॉन मर्चेंटेबल। ठीक है, तो विपणन वन में हम देख सकते हैं, यहाँ देखिए ये जो है अभिगम्य वन होते हैं। अभिगम्य मतलब आवागमन यहाँ पे आसान होता है। ठीक है, आवागमन कैसा होता है, आसान होता है, यानी राहत होती है काफ़ी। और देश का जो है 82% जो वन प्रदेश है इसी के अंतर्गत आता है। अविपणन मतलब एक प्रकार से अभिगम्य वन नहीं होते, यानी कि आवागमन नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आवागमन नहीं होगा। ठीक है, और स्थलाकृति सुगम्य नहीं होती है, यानी कि बोले तो 18% जो वन क्षेत्र है इसी के अंतर्गत आता है। फिर बात कर लेते हैं गठन एवं बनावट के आधार पर। तो नेक्स्ट जो है गठन एवं बनावट के आधार पर हमको 2 प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। एक तो शंकुधारी वन, यानी बनावट के आधार पर जो पत्तियां और उनकी बनावट के आधार पर इसको शंकुधारी वन में बांटा गया है, और चौड़े पत्तों वाले वन में बांटा गया है। तो शंकुधारी यानी कि कॉन्फेयर फॉरेस्ट की अगर बात करें तो ये जो होते हैं शीतोष्ण वन होते हैं। ठीक है, शीतोष्ण वन, और देश का लगभग 6.5% हमको इसमें देखने को मिलता है। चौड़े पत्ते वाले वन की अगर बात करें हम यहाँ पे ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, तो ये एक प्रकार से क्या होते हैं, उष्णकटिबंधीय तथा एक प्रकार से अगर देखें शीतोष्ण मानसूनी वन। चौड़े पत्ते वाले वन कैसे होते हैं, उष्णकटिबंधीय तथा शीतोष्ण मानसूनी वन होते हैं। और देश का लगभग 94% जो भाग है वो इसी वन प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये वन जो होते हैं एक प्रकार से मैदानी प्रदेशों में देखने को मिलते हैं, मैदानी प्रदेशों में। ठीक है, पठार वाले भाग में और पर्वतीय प्रदेशों में। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमने देखे कौन से बनावट, गठन एवं बनावट के आधार पर। दूसरा देखते हैं नेक्स्ट उपयोगिता के आधार पर। ठीक है, तो उपयोगिता के आधार पर 3 प्रकार के वन देखने को मिलेंगे। एक उपयोगी वन, तो उपयोगी वन यानी कि एक्सप्लॉयटेबल जो फॉरेस्ट है वो हम इनको बोल सकते हैं। और देश का कुल जो भाग है वो 58% हमको उपयोगी वन के रूप में देखने को मिलता है। संभाव्य उपयोगी वन यानी कि पोटेंशियली एक्सप्लॉयटेबल जो वन है उनकी अगर बात करें हम तो एक प्रकार से आरक्षित वन होते हैं। ठीक है, आरक्षित होते हैं और जिसका उपयोग भविष्य में किया जाएगा, मतलब अभी होगा क्या नहीं, इसका उपयोग भविष्य में संभव है। ठीक है, हालांकि उपयोगी है परंतु भविष्य में संभव है, इसके कारण इनको संभाव्य बोला जाता है, संभावित। ठीक है, और ये जो होते हैं 22% वन प्रदेश इसके अंतर्गत आता है। अब अन्य वनों की अगर बात करें तो अन्य वन में हमको मतलब एक प्रकार से अगर देखें तो वनों के उपयोग पर यहाँ पे कोई प्रतिबंध नहीं होता है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं प्रतिबंध नहीं होता है। ठीक है, और कुल जो है 20% भाग इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जो है लास्ट बचा औसत वर्षा के आधार पर अगर देखें तो औसत वर्षा के आधार पर हम यहाँ पे देख सकते हैं सदा एक प्रकार से जो औसत वार्षिक वर्षा है उसके अनुसार इसको 4 भागों में बांटा गया है। मतलब जो LD स्टैम्प इनके द्वारा लिखित है ये, और ये 4 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन से, एक तो सदाबहार, मानसूनी, शुष्क और मरुस्थली वन। ठीक है, तो ये हमने देखे यहाँ वनों का वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कुछ लोग जो है टेलीग्राम में नोट्स मांगते हैं, कमेंट में नोट्स मांगते हैं, तो नोट्स अभी है नहीं। ठीक है, अभी बनी नहीं है। आप इसी प्रकार अगर मेरे साथ में वीडियो के अनुसार नोट्स क्रिएट करते हैं तो आपको भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि नोट्स बनाने में मुझे बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो उसका वेट ना करें, आप साथ साथ में 2-3 बार पढ़ ले और रिवीजन करते करते यहाँ पे और नोट्स बना ले। ठीक है, तो आपको 2-3 बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर से। तो आप नोट्स बनाकर अपने नोट्स देखिए, किसी की नोट्स अगर मिलती है तो वो नोट्स हमारे कोई काम की नहीं होती, क्योंकि उस व्यक्ति ने किस हिसाब से नोट्स बनाया होगा वो उसको पता है, उसका नॉलेज लेवल अलग है और सामने आपका नॉलेज लेवल अलग है। तो आप अपने नॉलेज के अनुसार आप अपने समझने के अनुसार नोट्स क्रिएट करें। ठीक है, तो अगर कमेंट बॉक्स में मतलब जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल में आपको इसके नोट्स नहीं मिलेंगे, बाकी अदर चीज़ें मतलब टेलीग्राम जो चैनल है उसमें आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए देखिए यहाँ सरकार स्टडी वेब्स डाल सकते हैं आप एजुकेशन, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसमें आप जुड़ सकते हैं। उसमें आपको एक डिस्कशन बॉक्स भी मिल जाएगा। और दूसरी चीज़, अगर मेंस राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको जो है एक ग्रुप है, ठीक है, मेंस राइटिंग का, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। तो यहाँ सभी चीज़ें जुड़ सकते हैं और जो नोट्स है इसकी वो आप बनाते चले। ठीक है, फिर बात करते हैं वनों में कार्बन संग्रह। अब वनों में कार्बन संग्रह, कार्बन पूल्स एंड इन फॉरेस्ट अगर बात करें तो यहाँ पे हमको 3 प्रकार से देखने को मिलता है कार्बन संग्रह। जीवित बायोमास
मृत, जैव पदार्थ और मृदा। तो जीवित बायोमास की अगर बात करें तो भूमि के ऊपर, ठीक है, तो भूमि के ऊपर जो वृक्ष के जीवित अंग जिनमें अगर देखें तना देखने को मिलता है वृक्षों का, शाखाएं देखने को मिलती है, छाल देखने को मिलता है, बीज तथा पत्तियां इनमें शामिल है, कार्बन संग्रह में मुख्य सहायक होते हैं। भूमि के अंदर की अगर बात करें तो भूमि के अंदर पाए जाने वाले जो जीवित बायोमास है उसके अंतर्गत वृक्षों की जीवित जड़ें वो समस्त जो बायोमास में शामिल की जाती है। दूसरी चीज मृत जैव पदार्थ की अगर बात करें तो इसमें मृत काष्ठ आती है और कचरा आता है। मृत काष्ठ मतलब जो समस्त लकड़ी होती है जी आजीवित लकड़ी जो कि भूमि पर जो है खड़ी या पड़ी हो। कचरा में हम देख सकते हैं समस्त आजीवित जो बायोमास है जो कि विघटन की विभिन्न अवस्थाओं में भूमि पर पड़ा हो, ये सभी कचरा के अंतर्गत आता है। बात करते हैं मृदा की, जो भी कार्बन संग्रह में काफ़ी सहायक है। मृदा के जैविक पदार्थ जैसे खनिज जैविक मृदा में पाए जाने वाले जो जैविक कार्बन है वो भी यहाँ पे मुख्य भूमिका निभाते हैं वनों में कार्बन संग्रह के रूप में। अब बात कर लेते हैं, देखिए एक और चीज़ यहाँ देखने को मिल रही है हमको, भारतीय वन सर्वेक्षण, ठीक है, FSI जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसकी स्थापना 1 जून 1981 की हुई थी, मुख्यालय देहरादून में देखने को मिलता है और 4 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ, शिमला, कोलकाता, नागपुर और बेंगलुरु में देखने को मिलते हैं। इसका कार्य क्या है, क्यों स्थापित किया गया? देश के जो वन क्षेत्र है और वन संसाधन से संबंधित सूचना एवं आंकड़े को एकत्रित करना इसका मुख्य काम था। और किसके अधीन ये काम करता है? पर्यावरण और वन मंत्रालय जो कि भारत सरकार के अंतर्गत इसके अधीन ये काम करता है, भारतीय वन सर्वेक्षण। प्रकाशन यहाँ स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इसके द्वारा प्रकाशित की जाती है और प्रथम प्रकाशन वर्ष 1987 में किया गया था। स्वरूप अगर बात करें प्रत्येक वर्ष जो है प्रत्येक दूसरे वर्ष देश के वन क्षेत्र का मूल्यांकन करना, सुदूर संवेदी उपग्रह जिसे हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बोलते हैं इसके आंकड़ों का भी डिजिटल विश्लेषण करके प्रकाशित करना। वर्तमान प्रकाशित रिपोर्ट में ये द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 द्वारा प्रकाशित श्रृंखला की 16वीं रिपोर्ट यहाँ हम देख सकते हैं। तो ये भारतीय वन सर्वेक्षण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब बात कर लेते हैं हम वनों की उपयोगिता से संबंधित कुछ चीज़ें, जैसे सदाबहार वन की लकड़ियाँ देखने को मिलती है हमको, उसके बाद मानसून वन की लकड़ियाँ और दूसरी चीज़ है हिमालय वन की लकड़ियाँ, ठीक है। तो यहाँ हमको देखिए सभी जो है सदाबहार वन की अगर बात करें हम यहाँ पे तो हमको अलग अलग प्रकार से यहाँ जो है लकड़ियों के प्रकार देखने को मिलते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे सदाबहार वन की लकड़ियाँ। तो यहाँ हमको देखिए शीशम देखने को मिलता है, गुर्जन, तेलसूर, तून, तेंदू, नाहर, पून। इनमें से कुछ चीज़ें आपने देख चुके होंगे, कुछ चीज़ों का आपने नाम सुना होगा और कुछ चीज़ों का नाम आपने पहली बार सुना होगा, परंतु आपको याद रखना है, ठीक है। 2-3 बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएंगे। रटना नहीं है, रटने की कोशिश बिल्कुल नहीं किया करो। तो रटने में क्या होता है, भूल जाते हैं, पर अगर समझ कर पढ़ लेते हैं, ठीक है, मैप वाइज अगर पढ़ लेते हैं तो आपको हमेशा माइंड में क्लिक रहता है। तो अगर शीशम की बात करें हम, शीशम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसका विस्तार हमको देखने को मिलता है पश्चिमी घाट में देखने को मिलता है और पूर्वी घाट में भी देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे तमिलनाडु वाले क्षेत्र में देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर देख सकते हैं कर्नाटक वाले में, केरल वाले क्षेत्र में भी ये देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में देखने को मिलता है। मुख्य रूप से अगर देखें तो इसका उपयोग जो है हमको फर्नीचर निर्माण करने में सहायक होता है। जैसे तख्ता बनाते हैं, तख्ता मतलब जो टेबल बनाने के लिए काम आता है, ठीक है। सजावटी जो प्लाईबोर्ड है, प्लाईबोर्ड बनाने का काम भी किसके द्वारा किया जाता है? शीशम। शीशम को रोजवुड भी बोला जाता है। फिर गुर्जन की अगर बात करें तो गुर्जन मुख्य रूप से हमको कहाँ देखने को मिलता है? असम वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जिसे हम बोलते हैं, और अंडमान एवं निकोबार वाले क्षेत्र में सदाबहार वनों में पाया जाता है। और यहाँ पे इसका जो उपयोग है, उपयोग की अगर बात करें तो इसका उपयोग हमको देखने को मिलता है मुख्य रूप से पैकिंग पेटी बनाने में। पैकिंग जो पेटी है उसको बनाने में, मतलब जो चाय के डिब्बे है, फर्श तथा माल डिब्बा, घरों के भीतर निर्माण आदि इन चीज़ों के लिए गुर्जन का प्रयोग किया जाता है। तेल सुर की अगर बात करें इसको इरुपी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इरुपू, ठीक है। तो यहाँ मुख्य रूप से अगर देखें तो ये वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है, केरल में देखने को मिलता है, कर्नाटक में देखने को मिलता है और महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। साथ में जो एक लक्ष्य मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी देखने को मिलता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से जो नौकाएं होती है, नाव बनाने में किया जाता है, पुल बनाने में किया जाता है, पाल के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो टेक है उसके लिए, ठेला गाड़ी अगर बनाना है तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। रेलवे की जो स्लीपर है वो भी इसके द्वारा बनाई जा सकती है। फिर बात करते हैं तून की। तून मतलब तूना भी इसको बोला जाता है और विशेषकर जो है कहाँ पे पाया जाता है? हिमालय वाले क्षेत्र में ये देखने को मिलता है। हिमालय के निचले भाग, उसके गिरिपथ, उसमें पाया जाता है और ये लकड़ी जो है बहुत ठोस नहीं होती है, फिर भी काफ़ी टिकाऊ होती है। उपयोग की अगर बात करें तो चाय के जो डिब्बे हैं उसका एक प्रकार से उसको बनाने में
दूसरा खिलौना बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, और फर्नीचर में भी इसका प्रयोग किया जाता है काफ़ी हद तक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम जो तेंदू है। तेंदू आपने सुना भी होगा। ठीक है, तेंदू प्रमुख रूप से हमको कहाँ देखने को मिलता है? कर्नाटक वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है, केरल वाले क्षेत्र में, साथ में हम देखें तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, जो मालाबार तट है केरल के अंतर्गत, केरल गोवा, तो गोवा वाले क्षेत्र में भी ये देखने को मिलता है, और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। इस प्रकार की जो लकड़ी है विशेषकर अगर देखें तो सजावट के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। नाहर की लकड़ी की अगर बात करें तो ये मुख्य रूप से हमको कहाँ देखने को मिलती है? असम में देखने को मिलती है, और मालाबार तट अर्थात गोवा और केरल में देखने को मिलती है। ठीक है, गोवा और केरल में ये लकड़ी देखने को मिलती है, मतलब जो नाहर का जो एक प्रकार से पेड़ है, इसकी लकड़ी काफ़ी ठोस होती है, और साथ में अगर देखें तो ठोस के साथ साथ वो टिकाऊ भी होती है। जैसे अगर बात करें तो रेलवे के जो स्लीपर है वो बनाने के लिए किया जाता है खूंटा, नाव। ठीक है, खूंटा मतलब पोल अगर बोले तो वो बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर पून की अगर बात करें तो पून कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? पश्चिमी घाट में देखने को मिलता है, केरल में देखने को मिलता है, नीलगिरी का जो तट है यानी तमिलनाडु वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है, और ये अत्यंत मजबूत होती है इसकी लकड़ी भी, और आसानी से एक प्रकार से पक्का भी बनाया जा सकता है, मतलब काफ़ी मजबूत और टिकाऊ होती है पून की लकड़ी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे सदाबहार वन की लकड़ियों के बारे में। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो प्रकार है मानसूनी वन की लकड़ियाँ। तो मानसूनी वन की लकड़ियों के अंतर्गत हमको देखिए सबसे पहला बात करते हैं सखुआ। तो यहाँ देखिए जो सखुआ का जो पेड़ है वो एक प्रकार से अगर देखें तो जो हिमालय वाला प्रदेश है, अर्ध हिमालय वाला जो प्रदेश है वहाँ देखने को मिलता है। उसमें खास करके अगर देखें तो कांगड़ा मतलब हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है। इसके अलावा देखें तो आपको असम में भी ये देखने को मिलता है, उसके बाद आपको मेघालय में भी ये देखने को मिलता है। इस वृक्ष की जो लकड़ी होती है भारी और ठोस टिकाऊ होती है, जिसके अंतर्गत अगर देखें तो खूंटा अर्थात पोल बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, साथ में दरवाजे बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तख्ता जो प्लाई जैसा होता है उसको, और दूसरी चीज़ होती है रेलवे स्लीपर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रेलवे स्लीपर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, काफ़ी उपयोगी होती है। नेक्स्ट सागौन की लकड़ी, आपने सुना ही होगा सागौन के बारे में। सागौन जो होता है काफ़ी एक प्रकार से फिनिशिंग वाली लकड़ी होती है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से अगर देखें तो सागौन जो होता है, कलर चेंज कर लेता हूँ आपके दिमाग में भी कन्फ्यूज़न होगा। ठीक है, तो यहाँ अगर देखें हम सागौन जो होता है मानसूनी जलवायु का सबसे प्रमुख वृक्ष माना जाता है। मानसूनी जलवायु को सबसे प्रमुख वृक्ष माना जाता है। मुख्य रूप से देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में, झारखंड वाले क्षेत्र में, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में, उड़ीसा वाले क्षेत्र में, तमिलनाडु, उसके बाद कर्नाटक में भी ये देखने को मिलता है, केरल में भी देखने को मिलता है, और इसके अलावा पश्चिमी घाट राजस्थान, इसके अलावा हिमालय के जो एक प्रकार से हिमालय प्रदेश है वहाँ भी हमको देखने को मिलता है। ये लकड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अगर बात करें हम दरवाजे की, डोर बनाने के काम आती है। ठीक है, अलमारी बनाने के भी काम आती है, और फर्नीचर। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट अगर बात करें शीशम की, तो शीशम जैसे हमने देखा था अभी पीछे भी। ठीक है, तो ये कहाँ पाई जाती है? ये हिमालय वाले प्रदेश में देखने को मिलती है। ठीक है, खास करके जम्मू वाले क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर से लेकर असम तक ये देखने को मिलती है, और इसकी जो ऊंचाई होती है 1500 मीटर वाले स्थानों पर ये देखने को मिलती है। खास करके देखें तो ये हमको पंजाब में देखने को मिलती है, हरियाणा में देखने को मिलती है, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है, यूपी वाला क्षेत्र, बिहार वाले क्षेत्र में भी ये देखने को मिलती है, पश्चिम बंगाल, इन सभी में देखने को मिलती है। इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग होता है फर्नीचर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, और कुछ वाद्य यंत्र जैसे कि तबला, हारमोनियम इनको बनाने में, कृषि के जो उपकरण हैं वो बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है हल्दू। ये एक प्रकार का जो है मानसूनी वन की एक लकड़ियों के रूप में गिना जाता है, और ये एक प्रकार से अगर देखें पूरे मानसूनी प्रदेश में ये पाया जाता है, और इसकी लकड़ी जो होती है काफ़ी ठोस होती है और टिकाऊ होती है। ठीक है, हल्के रंग की होती है। लकड़ी का उपयोग मुख्य रूप से हम देखें तो खिलौना बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नक्काशी सजावट के लिए अगर देख सकें। ठीक है, तो नक्काशी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात कर सकते हैं पलास। ठीक है, तो पलास जो है इसका जो विस्तार है मुख्य रूप से हमको कहाँ देखने को मिलता है? छोटा नागपुर का पठार बोले तो झारखंड वाले क्षेत्र में। ठीक है, दूसरी चीज़ सीजी यानी छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में देखने को मिलती है, और इस वृक्ष के पत्तों पर लाख के कीड़ों को भी पाला जाता है। कीड़ों को पाला जाता है किसके?
लाख के, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अर्जुन जो लकड़ी है वो हम देख सकते हैं मानसूनी जो वन होता है, मानसूनी वन की प्रमुख लकड़ी इसको बोला जाता है, ठीक है, या प्रमुख वृक्ष इसको बोला जाता है। और जो कृषि के उपकरण हैं वो बनाने में, और बैलगाड़ी की अगर बात करें तो बैलगाड़ी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं महुआ, जानते होंगे आप, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के जो बुंदेलखंड वाला एरिया है, बुंदेलखंड जिसमें उत्तर प्रदेश भी आता है, ठीक है, बिहार भी आता है, ठीक, बिहार अलग है, बिहार के अंतर्गत देखने को मिलती है, गुजरात भी देखने को मिलता है, और उत्तराखंड, साथ में हम राजस्थान, तो इन सभी क्षेत्रों में ये इन जो है वृक्ष लकड़ी देखने को मिलती है। और यहाँ हम देख सकते हैं इसके जो फल है, फलों का जो उपयोग है तेल निकालने तथा फूलों का उपयोग हम देख सकते हैं शराब बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है, तो ये जान सकते हैं आप। फिर देखते हैं सेमल, सेमल जो होता है मुख्य रूप से हमको कहाँ देखने को मिलता है, असम वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है, बिहार वाले क्षेत्र में और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से पैकिंग के लिए किया जाता है। साथ में हम देख सकते हैं खिलौना बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। हल्की तथा कोमल होती है इसकी लकड़ियाँ, देख सकते हैं प्लाईवुड आदि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर देखें सहतूत, तो सहतूत की अगर बात करें मलबरी इसको बोला जाता है, और ये मुख्य रूप से हम देखें तो ये कहाँ पाया जाता है, मानसूनी प्रदेश में हम देख सकते हैं सहतूत पाया जाता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से हम देखें खेल कूद की जो सामग्री है, जैसे कि क्रिकेट के बैट हो गए, टेनिस हो गया, रैकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, स्क्वैश रैकेट हो गया, क्रिकेट के स्टैंप हो गए, इन सभी चीज़ों को बनाने में सहतूत का प्रयोग किया जाता है। अब जामुन की बात करते हैं, तो जामुन भी एक प्रकार से क्या है, मानसूनी प्रदेश का एक महत्वपूर्ण वृक्ष माना जाता है। इसकी लकड़ी साधारण रूप से मजबूत होती है, और उपयोग मुख्य रूप से इसका घर के अंतर्गत उपयोग में किया जाता है, साथ में फर्नीचर में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके फल डायबिटीज़ तथा उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। जामुन आपने खाए भी होंगे काले कलर की, ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारे सामने हिमालय के जो वन हैं उनकी लकड़ियों के बारे में, तो ये इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं हिमालय के वन में सबसे पहला जो है चीड़ देखते हैं, ठीक है। तो चीड़ के अंतर्गत अगर बात करें तो ये जम्मू कश्मीर से लेकर हम देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश तक ये देखने को मिलती है, और इनकी जो ऊंचाई होती है 900 से लेकर 1800 मीटर तक हम देख सकते हैं इनकी ऊंचाई, ठीक है। और उपयोग क्या किया जाता है, उपयोग मुख्य रूप से इसका उपयोग किया जाता है फर्नीचर के लिए, फर्नीचर बनाने में किया जाता है। चाय की पेटी, माचिस तथा रेलवे स्लीपर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इस वृक्ष से गोंद निकलती है, तारपीन का तेल, ये सभी प्राप्त किया जाता है। फिर नेक्स्ट जो है देवदार के जो पेड़ है जो कि हिमालय के वन के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, तो ये एक प्रकार से ये भी कहाँ से हमको देखने को मिलते हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड, इन सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और इनका मुख्य रूप से अगर देखें 1500 मीटर की ऊंचाई वाले जो भाग है, मतलब इनकी एक प्रकार से ऊंचाई अगर बात करें तो 1500 मीटर से लेकर 2500 मीटर की ऊंचाई वाले भाग में ये पाए जाते हैं। उपयोग क्या है इनका, जैसे फर्श का तख्ता बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, दरवाजे अर्थात डोर के लिए उपयोग किया जाता है, विंडो बनाने अर्थात खिड़कियों के लिए इनका उपयोग किया जाता है, साथ में अगर कोई हल्का फर्नीचर बनाना है तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। रेलवे स्लीपर में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं ब्लू पाइन। तो ब्लू पाइन जो है यह हिमालय में अगर बात करें हम तो एक प्रकार से हिमालय में चुंबी घाटी से लेकर सिक्किम तक अगर बात करें हम तो 1800 मीटर से लेकर 3600 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इनको देखा जा सकता है। और इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग भी हम बात करें तो दरवाजे बनाने के लिए किया जाता है, खिड़की बनाने के लिए किया जाता है, और साथ में फर्नीचर, रेलवे स्लीपर बनाने के लिए इसका निर्माण मतलब जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करें रजत देवदार जो है उसकी अगर बात करें तो ये पश्चिमी मतलब उत्तर पश्चिमी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय में देख सकते हैं, ठीक है। उत्तर पश्चिमी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय में ये देखने को मिलते हैं। और ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक ये पाए जाते हैं, 2200 मीटर की ऊंचाई से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच में ये देखने को मिलते हैं। इसकी लकड़ी जो होती है काफ़ी चिकनी होती है, और उपयोग जो है इसका किसके लिए किया जाता है, तख्तों यानी कि जो प्लाई टाइप का रहता है वो तख्ता बनाने के लिए किया जाता है, पैकिंग पेटी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, डिब्बा बनाने के लिए, कागज तथा माचिस की तिल्लियाँ बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम स्प्रूस की अगर बात करें तो स्प्रूस जो है एक प्रकार से देखें तो पश्चिम हिमालय में देखने को मिलता है। पश्चिमी हिमालय मतलब हम बोल सकते हैं जम्मू कश्मीर वाला एरिया, ठीक है।
तो पश्चिमी हिमालय वाले भाग में स्प्रूस देखने को मिलता है। खास करके अगर बात करें तो 2100 से लेकर कहाँ तक 3600 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों के बीच में ये देखने को मिलते हैं। और जो इसकी चिकनी सफ़ेद लकड़ी का जो उपयोग है, खास करके अगर देखें तो घरों में किया जाता है। ठीक है, घरों के निर्माण में, साथ में रेलवे स्लीपर में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, कैबिनेट जो पेटी होती है उसको बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर देखते हैं अखरोट। अखरोट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये मुख्य रूप से हमको कहाँ पे देखने को मिलता है? कश्मीर वाले क्षेत्र में। ठीक, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद देखें तो उत्तराखंड वाले क्षेत्र में जो गारो खासी जयंतिया उसके अंतर्गत जो खासी पहाड़ी है मेघालय के अंतर्गत, वहाँ देखने को मिलता है। और सूखने पर यह लकड़ी जो है ना तो सिकुड़ती है, ना ही फूलती है और फटती है। उपयोग मुख्य रूप से जो वाद्य यंत्र है, तबला हो गया, हारमोनियम हो गया। उसके बाद अगर बात करें तो जैसे जो बंदूक होती है, बंदूक के जो कुंदे होते हैं, जो कैबिनेट होता है, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं सफ़ेद भिसा। सफ़ेद भिसा की अगर बात करें हम यहाँ पे तो एक जो है छोटा वृक्ष होता है ये। ठीक है, जो कि उत्तर पश्चिमी हिमालय अर्थात हम बोल सकते हैं कश्मीर की जो घाटी है वहाँ पे देखने को मिलता है। और इसकी जो टहनी है, टहनी मतलब जो डाली होती है, लकड़ी, छोटी छोटी जो डाली की लकड़ी होती है, उसका उपयोग एक प्रकार से क्या किया जाता है? टोकरी बनाने में किया जाता है। ठीक है, क्रिकेट के बैट और खेलकूद की अन्य सामग्री भी इससे बन सकती है। नेक्स्ट है भुर्ज। तो भुर्ज जो है इंडियन वर्च जिसे हम बोलते हैं, और यहाँ पे जो हिमालय के ऊंचे ढालों में हम देख सकते हैं इसको, हिमालय के ऊंचे ढाल में ये पाई जाती है। इसकी लकड़ी धुंधले रंग की होती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? एक तो फर्नीचर के लिए इसका उपयोग किया जाता है, प्लाईवुड, ठीक है, और रेडियो कैबिनेट बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है सरू। तो ये जो है मुख्य रूप से हमको उत्तराखंड वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है और इसकी लकड़ी काफ़ी मजबूत और टिकाऊ होती है। अब मजबूत टिकाऊ होगी तो सिंपल सी बात है, फर्नीचर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सारे जो हमने देखे हैं, तीन देखे हैं। तीन कौन कौन से? एक तो देखें हमने सदाबहार वन की लकड़ियाँ, दूसरा मानसूनी वन की लकड़ियाँ और तीसरा हिमालय वन की लकड़ियाँ। तीनों के बारे में हमने बात कर लिया अलग अलग प्रकार से। अब वन उत्पाद कुछ है, उनकी उपयोगिता के बारे में देख लेते हैं। जैसे बांस है, बेंत है, तेंदू है, घास है, तेल, चपड़ा, राल, गोंद, चर्मशोधक, कत्था, फल एवं सब्जियां, चारागाह और वन तथा जलवायु, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर देखें तो जो एक प्रकार से ईंधन की लकड़ी, इमारती लकड़ी तथा कास्ट कोयला के अतिरिक्त वन में अनेक प्रकार के अन्य उत्पाद भी हमको देखने को मिलते हैं, जो कि हमने यहाँ देखने वाले हैं। तो पहला हम देख सकते हैं बांस के बारे में। तो बांस एक प्रकार से अगर देखें तो जो बांस है मानसूनी ये प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, और वर्षा जहाँ होती है एक प्रकार से 150 सेंटीमीटर से अधिक देखने को मिलती है, वहाँ उपयोग ये पाया जाता है। और उपयोग इसका कैसे होता है? उपयोग टोकरी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो ऊपर छत, मतलब एक प्रकार से हम देखते हैं ना, छत टाइप का बनाए जाते हैं, छज्जा निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। खास करके कागज़ की अगर बात करें तो कागज़ में इसका उपयोग किया जाता है और लुगदी बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दिसंबर 2017 की बात करूं मैं तो 2017 में भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन किया गया था। ठीक है, 1927 जो भारतीय एक प्रकार से वन अधिनियम था, उसमें संशोधन करके बांस के जो वृक्ष है उसकी श्रेणी से हटाकर उसको घास की श्रेणी में कर दिया। यानी कि अगर पूछा जाता है आपको कि बांस वृक्ष है या घास है, तो आपको बताना घास है। ठीक है, भारत में 100 से भी अधिक किस्मों के बांस पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। योजना आयोग जो था उसके अनुसार अगर बात करें तो बांस देश के कुल 1,210 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं बेंत की। तो बेंत में हम बात कर लेते हैं। बेंत मतलब ये जो मुख्य रूप से हमको कहाँ देखने को मिलता है? ये मुख्य रूप से असम में देखने को मिलता है, केरल में देखने को मिलता है, कर्नाटक में देखने को मिलता है, वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है और गुजरात, साथ में जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र में भी ये देखने को मिलता है। नम और आर्द्र वनों में ये पाया जाता है। और उपयोग इसका मुख्य रूप से क्या होता है? उपयोग होता है डोर बनाने में, रस्सी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगर चटाई की बात करें, चटाई बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, बैग बनाना और टोकरी बनाना। नेक्स्ट बात करते हैं तेंदू। और तेंदू की अगर बात करें तो तेंदू जो है, तेंदू के जो पत्ते हैं, मतलब यहाँ अगर देखें छत्तीसगढ़, झारखंड की बात करते हैं, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इसके अलावा अगर बात करें तो राजस्थान में भी ये कुछ स्थान पर देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है, ये आपको याद होगा।
ठीक है। घास की बात करें तो घास मुख्य रूप से भारतीय वनों में अनेक प्रकार की उपयोगी घासें पाई जाती है। कुछ प्रमुख घास की अगर बात करें, जैसे सवाई घास, ये अर्ध हिमालय तराई वाले प्रदेश में पाई जाती है। उसके बाद है एलिफेंट घास, ये मुख्य रूप से असम वाले क्षेत्र में पाई जाती है। स्पीयर ग्रास, उल्ला तथा जो पन्नी घास है वो भी यहाँ देखने को मिलती हैं। और उपयोग मुख्य रूप से अगर देखें तो जो गर्मी के दिन होते हैं, गर्मी के दिनों में ठंडे पर्दे के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम यहाँ देख सकते हैं। फिर तेल की बात करते हैं तो जड़ी बूटियाँ, पौधे तथा वृक्षों का उपयोग अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य तथा तेल बनाने में भी इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर बात करें हम कपूर, लौंग, ठीक है, ये सभी जो है, जैसे चमेली का तेल है, ये सभी हम देख सकते हैं। खसखस का तेल, इसके अलावा नींबू घास का तेल एक प्रकार से बोल सकते हैं, पुदीने का तेल, चंदन का तेल, ये सभी जो जड़ी बूटियां हैं इनका प्रयोग भी क्या किया जाता है, तेल बनाने के लिए किया जाता है, जो कि काफ़ी उपयोगी है। ठीक है, फिर चपड़ा की बात करें, चपड़ा मतलब साले, ये जो होता है एक प्रकार से केरिया लेका नाम के कीड़े जो होते हैं, एक केरिया लेका नाम का जो कीड़ा होता है, इसके द्वारा स्रावित किया जाता है, जो कि परपोषी वृक्ष, मतलब अगर बात करें पलाश की, ठीक है, पीपल, कुसुम, सीसो, कुल, गुल्लर, सीरस, बरगद, ये परपोषी वृक्ष क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि ये दूसरे वृक्ष के अंदर भी यहाँ पे उग जाते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा ये पोषित किए जाते हैं। केरिया लेका जो कीड़ा होता है उसके द्वारा ये स्रावित किया जाता है चपड़ा। फिर बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, देखिए जो राल है, अगला जो है हमारा राल, इसकी अगर बात करें हम यहाँ पे, जिसे रेजिन भी बोलते हैं, तो ये पीले रंग का ठोस पदार्थ होता है। पीले रंग का ठोस पदार्थ हमको देखने को मिलता है और जल में घुलनशील नहीं होता, परंतु एल्कोहल में घुलनशील होता है। ठीक है, और उपयोग इसका मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है, साबुन बनाने में इसका किया जाता है, कागज एवं कपड़ों को चिकना करने के लिए, मोहरी, लाख, इसके अलावा स्नेहक, रंग, स्याही, ये सभी बनाने में राल का प्रयोग किया जाता है। गोंद की अगर बात करें हम, तो गोंद जो है बबूल जो वृक्ष होता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बबूल होता है। उसके बाद अगर देखें कैरोब, मैस्क्विट होता है, कटीरा, गम, ये सभी से इसका प्राप्त किया जाता है। और इसका उपयोग क्या होता है, जैसे कुछ चीज़ चिपकाना है, गोंद आपने सुनी होगा, चिपकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चर्म शोधक तथा रंजक जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, चर्म शोधक क्या होता है, इसका उपयोग जो होता है, जो खाल होती है, खाल तथा जो चमड़े होते हैं, खाल तथा चमड़ों में प्रोटीन स्कंदन के लिए किया जाता है। और चर्म शोधक जो है मैंग्रोव, सुंदरी जो वृक्ष है, इनमें अगर देखें हम तो यहाँ पे जो इससे प्राप्त किया जाता है, यानी कि सुंदरी जो वृक्ष है मैंग्रोव वन के अंतर्गत देख सकते हैं, उससे प्राप्त किया जाता है। कत्था की अगर बात करें तो कत्था जो है, जो खैर की लकड़ी होती है, खैर वृक्ष होता है, ठीक है, खैर वृक्ष की लकड़ी से इनको प्राप्त किया जाता है, जो कि मुख्य रूप से हमको उत्तराखंड के अंतर्गत देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, बिहार, इन सभी क्षेत्रों में खैर के वृक्ष देखने को मिलते हैं। इसके महत्वपूर्ण कारखाने भी देखने को मिलते हैं कत्था निर्माण के, जैसे कि कारखाने हम देख सकते हैं, हमको कहाँ देखने को मिलेंगे, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है बरेली के अंतर्गत, मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है शिवपुरी के अंतर्गत। ठीक है, फिर फल एवं सब्जियों की बात कर लेते हैं। तो वनों से प्राप्त जो फल और सब्जियां होती है, जैसे कि फल में जामुन है, ठीक है, बेल है, बेर है, गुलर है, कटहल, आंवला, इमली, खिरनी, करौंदा, ये सभी हमको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा खजूर भी देख सकते हैं, मुनगा, ये सभी जो फल और सब्जियां हैं वो हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं, वनों से। फिर चारागाह की अगर बात करें तो वन घरेलू पशुओं के लिए चारागाह भी उपलब्ध कराते हैं, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो हमको यहाँ पे देखिए 30,000 पेड़ पौधे, पशुओं तथा सूक्ष्म जीवों का आवास भी यहाँ हमको देखने को मिलता है। वन तथा जलवायु की बात कर लेते हैं। जलवायु तापमान तथा दृष्टिगत भी प्रत्यक्ष रूप से वनों की मौजूदगी तथा गैर मौजूदगी को प्रभावित करती है। ठीक है, किसी प्रदेश में अधिक वन होने पर वहाँ अधिक वर्षा होगी, तो ये जलवायु को भी काफ़ी प्रभावित करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय वन नीति की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो राष्ट्रीय वन नीति 3 प्रकार से देखने को मिलेगी। ठीक है, तो राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत हम 3 नीति देखेंगे। कौन कौन सी देख सकते हैं, देखिए 1894 वाली, फिर उसके बाद 1952 वाली, 1988 वाली। तो यहाँ सबसे पहले वन नीति के अंतर्गत अगर बात करें हम यहाँ पे, तो ब्रिटिश शासन जब था, तो ब्रिटिश शासन के समय हम देख सकते हैं 1855 की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, ब्रिटिश शासन के समय लॉर्ड डलहौजी, इसने पूरे देश में वनों के संरक्षण के लिए कानून बनाए थे। ठीक है,
इसके अंतर्गत मालाबार की पहाड़ियों में बबूल और नीलगिरी के पेड़ लगाए गए। इसी दिशा में अगर देखें तो हमको 1865 और 1878 में वन अधिनियम का निर्माण भी कराया गया। वन अधिनियम का निर्माण यहाँ पे कराया गया। ठीक है, तो हमको देखिए राष्ट्रीय वन नीति 1894 की बात कर लेते हैं। तो ये जो वन नीति है इसकी यहाँ देखिए जो लॉर्ड एल्गिन थे, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय जो वायसराय थे, तब जो है एक प्रकार से पहली वन नीति मतलब पहली राष्ट्रीय वन नीति इन्होंने घोषणा की थी और इसके अंतर्गत एक विकास समिति और सभी प्रांतों में वन विभागों की स्थापना की गई। दूसरी आई राष्ट्रीय वन नीति 1952 स्वतंत्रता के पश्चात, यानी स्वतंत्रता के पश्चात दूसरी, इसको मतलब एक प्रकार से दूसरी इसको कहेंगे, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ये पहली थी, पहली वन नीति थी 1952 की। और इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य भी थे, जैसे कि अगर बात करें भूमि की उत्पादक क्षमता का ह्रास किए बिना अत्यधिक उत्पादन करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो इसके अंतर्गत देख लेते हैं हम यहाँ पे, ये तो पहली थी, पहली का देखो दूसरी थी टोटल मिलाकर अगर देखें स्वतंत्रता के पश्चात अगर बात करें तो ये कैसी थी, पहली थी। और मुख्य उद्देश्य में क्या क्या था यहाँ पे, अत्यधिक उत्पादन करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अच्छा, अत्यधिक उत्पादन कैसे, बिना नुकसान के, यानी भूमि की उत्पादक क्षमता का ह्रास किए बिना, बिना नुकसान किए बिना क्या होता है, अत्यधिक उत्पादन करना इसका मुख्य उद्देश्य था। दूसरी चीज अगर बात करें तो जो वन के उत्पाद थे, वन उत्पादों की आपूर्ति को सुनिश्चित करना। तीसरा उद्देश्य क्या था, रक्षा, साथ में संचार। उसके बाद अगर बात करें हम उद्योग की तो रक्षा संचार उद्योग के लिए आवश्यक वन उपज को उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। दूसरी अगर बात करें पहाड़ी क्षेत्रों में जो 60% क्षेत्र है वो मैदानी क्षेत्रों में मतलब 60% क्षेत्र तथा मैदानी क्षेत्रों में क्या होगा 20% क्षेत्र पर वन होना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्र में टोटल मिलाकर 60% वन होना चाहिए और मैदानी क्षेत्र में 20% वन होना चाहिए, ये सुनिश्चित करना। और न्यूनतम राष्ट्रीय औसत वन क्षेत्र कितना 33% यहाँ पर रहना चाहिए, मतलब टोटल 100% जो क्षेत्रफल है भारत का उसमें 33% भाग पर क्या होना चाहिए, वन रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो था आवश्यकताओं से सामंजस्य रखते हुए अधिकतम वार्षिक आय प्राप्त करना। ठीक है, तो ये नेक्स्ट जो उद्देश्य था इसका अधिकतम वार्षिक आय प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, और वनों का प्रबंधन करना यहाँ पे हम देख सकते हैं। वनों से अधिकतम आय प्राप्त करना सरकार का जो मुख्य लक्ष्य हो गया था और इसी कारण यहाँ पे 1952 से 1981 के बीच कृषि फसलों के अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र थे 1187 लाख वर्ग हेक्टेयर, अगर बात करें हम 1187.5 लाख हेक्टेयर, इसमें बढ़कर एक प्रकार से 1187.5 लाख हेक्टेयर से बढ़कर कितना पहुंच गया था, यहाँ पे अगर देखें तो 1400 पहुंच गया था, 1429 लाख हेक्टेयर यहाँ पे हो गया था। ठीक है, कृषि फसलों के अंतर्गत 242 लाख हेक्टेयर की है वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों की जो वनाच्छादित भूमि है उसको वृक्ष विहीन करके प्राप्त की गई थी। इसके अलावा राष्ट्रीय वन नीति 1952 की बात कर लेते हैं, ये 1894 वाली यहाँ पे नहीं थी। ठीक है, ये 1894 वाली तो हमने यहाँ पे देख लिए थे, ठीक, लॉर्ड एल्गिन के द्वारा। तो ये आप इसको यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये 1894 वाली नहीं थी, ये थी कौन सी, ये थी 1952 वाली। ठीक है, और यहाँ हम देख सकते हैं 1988 वाली, मतलब जो तीसरी थी। और स्वतंत्रता के पश्चात अगर देखें तो ये दूसरी मानी जाएगी। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात ये दूसरी वन नीति हम बोल सकते हैं। और 1952 में जो आई थी, ठीक है, 1952 की जो राष्ट्रीय वन नीति उसको संशोधित करके इसको एक प्रकार से क्या किया गया था, मतलब उसमें संशोधन किया गया था। संशोधन करने के पश्चात इस नीति की घोषणा की गई थी। और इसके प्रमुख लक्ष्य की अगर बात करें हम यहाँ पे, जैसे जो पारिस्थितिकी संतुलन होता है, पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना, पुनर्स्थापन के माध्यम से पर्यावरण का स्थायित्व बनाए रखना। साथ में अगर बात करें हम तो जो प्राकृतिक संपदा है, प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करना। उसके बाद वृक्षारोपण पर व्यापक रूप से यहाँ पे बढ़ावा देना, व्यापक रूप से वृक्षारोपण करना। सामाजिक जो वानिकी है कार्यक्रमों के माध्यम से वनों और वृक्षों के आच्छादन में वृद्धि करना। जो नदियाँ है, नदियों के साथ साथ जो झील है, अन्य जो जलधारा है उसके मार्ग में भूमि कटाव और मृदा अपरदन को यहाँ पे उसका नियंत्रण करना। साथ में हम देखें तो जो वन संरक्षण है
वन संरक्षण में जन भागीदारी में वृद्धि करना है, मतलब सभी लोगों की हेल्प होना चाहिए वहाँ पे। ईंधन की लकड़ी, चारा तथा वन उपजों को जो है उनकी पूर्ति को सुनिश्चित करना, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे मुख्य उद्देश्य इसके अंतर्गत रखे गए थे। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कुछ बात की जा रही है भारतीय वन सर्वेक्षण के बारे में। तो भारतीय यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसके बारे में हम पहले देख चुके हैं। तो यहाँ पे यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, ये हमने देखे भारत सरकार के अंतर्गत। और यहाँ पे अगर बात करें 1965 में प्रारंभ किया गया था, परंतु अपने वर्तमान स्थापना की अगर बात करें तो हमने देखे थे 1981 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। इसके अलावा वन अनुसंधान संस्थान जो है, जो कि हमको देहरादून में देखने को मिलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1906 में इसकी स्थापना देखने को मिलती है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में की गई थी। वन अनुसंधान, इसका मुख्य कार्य जो है वन अनुसंधान करना एवं वन अधिकारियों तथा जो वन रेंजर है उनका प्रशिक्षण देना। जो आप IFS जो होगा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, उसकी अगर बात करें तो यहाँ पे प्रशिक्षण यहीं पे दिया जाता है। वन अनुसंधान संस्थान के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हम देख सकते हैं, तमिलनाडु के अंतर्गत कोयम्बटूर में, ठीक है। मेघालय के अंतर्गत हमको देख सकते हैं बुर्नीहाट में, कर्नाटक के अंतर्गत बंगलुरु में, और मध्य प्रदेश के अंतर्गत जबलपुर में, ठीक है। तो 4 क्षेत्रीय कार्यालय और मुख्य कार्यालय देहरादून में देखने को मिलेगा। फिर देखते हैं राज्य वन विकास निगम की अगर बात करें तो राज्य वन विकास निगम जो है, जो राष्ट्रीय कृषि आयोग था, उसकी अंतिम रिपोर्ट के आधार पर भारत में वन विकास निगमों की स्थापना की गई। इसमें अगर देखें तो इन निगमों को जो लक्ष्य था, वन संपदाओं से जुड़े सरकार के जो व्यावसायिक हित है उनकी रक्षा करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ देख सकते हैं, मतलब वनों के संरक्षण के लिए मुख्य रूप से ये कदम उठाए गए थे। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हमको देखने को मिलती है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत भोपाल में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसका शॉर्ट नाम अगर बात करें हम तो IIFM हम बोल सकते हैं, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक। इसकी स्थापना की गई थी 1982 में की गई थी, स्वायत्त यानी कि ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में की गई थी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। और ये संस्थान जो है एक प्रकार से जो वानिकी विकास प्रबंधन है उसका प्रशिक्षण प्रदान करता है, जैसे भारतीय वन सेवा, वन विभाग, वन विकास निगम, वनों से संबंधित आयोग, इनके अंतर्गत ये काम, मतलब यहाँ पे प्रशिक्षण प्रदान करता है। कुछ बात कर लेते हैं हम, एक और चीज़ यहाँ पे सामाजिक वानिकी की बात की जा रही है, यानी कि वन संरक्षण अधिनियम कब आया था हम बात करें तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था। और इसी के अंतर्गत हम देख सकते हैं यहाँ पे देखिए 1988 में इसको संशोधन भी किया गया था। और सामाजिक जो वानिकी है 1976 में ये लाई गई थी। मतलब सामाजिक वानिकी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र है, तो ग्रामीण क्षेत्र के जो निवासी होते हैं, कृषक होते हैं, कृषि श्रमिक होते हैं, उनको चारा, भोजन, फल, रेशे एवं जैविक उर्वरकों जैसी जो 5 बुनियादी आवश्यकताएं उनकी पूर्ति स्थानीय स्तर पर कराए जाने तथा पर्यावरण क्षति को कम करने के उद्देश्य से इसका जो है एक प्रकार से सामाजिक वानिकी यहाँ पे शुरू की गई थी। और यहाँ पे क्या था, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कराए जाने की जो नीति है एवं उससे संबंधित जो कार्यक्रम है उसको सामाजिक वानिकी के नाम से जाने जाने लगा। यानी कि ग्रामीणों को उनकी आवश्यकता की पूर्ति वहीं पे किया जाना, साथ में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाना। तो इसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे सामाजिक वानिकी हम इसको बोल सकते हैं, मतलब सामाजिक वानिकी इसका नाम रखा गया। इसके अंतर्गत समाज के सभी लोगों को उनकी खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था, ठीक है। तो ये सामाजिक वानिकी 1976 के अंतर्गत देख सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा सामाजिक वानिकी के जो लक्ष्य है उसकी अगर बात करें तो देखिए मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना, यानी भूमि का संरक्षण करना, फलोत्पादन में वृद्धि द्वारा जो है खाद्य संसाधनों की वृद्धि में योगदान देना। फिर उसके बाद अगर बात करें ईंधन एवं चारा की उपलब्धता में वृद्धि करना, पर्यावरण संरक्षण के प्रति सामूहिक चेतना, यानी सभी लोगों में जागरूकता बढ़ाना। फिर जो इमारती लकड़ी है उसकी आपूर्ति करना, साथ में बृहद रूप से वृक्षारोपण द्वारा जो है ग्रामीण तथा नगरीय भूदृश्यों को सौंदर्यीकरण करना, इसका मुख्य यहाँ पर लक्ष्य हम देख सकते हैं। सामाजिक जो वानिकी है उसकी अगर बात करें तो उसमें हमको 3 प्रकार की चीज़ देखने को मिलती है, कृषि वानिकी, शहरी या सार्वजनिक वानिकी, उसके बाद ग्रामीण या सामुदायिक वानिकी। तो कृषि वानिकी क्या होती है, इसमें कृषि वन विभाग द्वारा सस्ती जो दर है, मतलब सस्ते रूप में सस्ती दरों में उपलब्ध कराए गए पौधों को अपने खेतों तथा उनकी मेड़ों पर लगाना होता है, ठीक है, कृषि वानिकी के अंतर्गत। और शहरी और सार्वजनिक वानिकी की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको वन विभाग द्वारा तीव्र गति से बढ़ने वाले जो पेड़ है वो मुख्य रूप से अगर देखें सड़क, रेल तथा नहरों के किनारे एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में लगाना इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। तो हम देख सकते हैं, देखिए जो नीलगिरी के पौधे होते हैं, सागौन के होते हैं, वो कृषि वानिकी के अंतर्गत देख सकते हैं। और कुछ जो रोड के किनारे पे जब सड़क बनती है उसके साइड में लगाते हैं, सार्वजनिक वानिकी।
कुछ सामुदायिक या ग्रामीण वानिकी की अगर बात करें तो ग्रामीणों द्वारा ग्राम पंचायत की भूमि पर वृक्षारोपण, नदियों के किनारे बोल सकते हैं, ठीक है, तालाब के किनारे, ये सभी जो है सामुदायिक वानिकी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा वन अधिकार अधिनियम की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो वन अधिकार अधिनियम जो है हम देख सकते हैं यहाँ पे 1 जनवरी 2008 को यहाँ पे इसके द्वारा मतलब संसद के द्वारा यहाँ पे एक प्रकार से पारित किया गया था, ठीक है। 2006 में इसको अधिनियमित किया गया था और ये अधिनियम जो है एक प्रकार से जो अनुसूचित जनजाति होती है, एसटी वर्ग जो होता है, जो जंगलों में निवास करते हैं, अन्य परंपरागत जो वनवासी होते हैं, उनकी वन संपत्ति में अधिकार दिलाने के संबंध में इसको पारित किया गया था। संसद के दोनों सदनों में पारित इस अधिनियम को एक प्रकार से 2007 में इसको मंजूरी मिली थी, ठीक है। इसके अलावा जो अधिनियम है, अधिनियम के तहत वनवासियों को जो अधिकार है वो उसकी अगर बात करें तो जैसे अगर बात करें 75 वर्षों, तो जो 75 वर्षों से रहे अनुसूचित जनजाति तथा जो अन्य परंपरागत जो वनवासी थे उनको वन भूमि में अधिकार प्रदान करना। उसके बाद जो लक्षित जो लाभार्थी थे उनको वनोपज को एकत्रित करने और उन्हें विपणन करने का अधिकार देना। नेक्स्ट जो था वनवासियों का वह अधिकार जो हम बात करें इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो कि 1923 में आया था, उनके द्वारा छीन लिया गया था जो अधिकार इस अधिनियम के तहत उन्हें प्रदान किया गया। मतलब यहाँ पे अधिकार छीन लिया गया था, परंतु यहाँ जो वन अधिकार अधिनियम आया इसमें उसको पुनः प्रदान किया गया। और वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय वन्य जीव जो उद्यान है उनके तहत चिन्हित क्षेत्र भी लागू नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आई। अब बात कर लेते हैं वन संरक्षण अधिनियम 1980 की। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर, अब जम्मू कश्मीर को छोड़कर बात की जा रही है, परंतु अभी वर्तमान में अगर बात करें हम यहाँ पे तो जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया और लद्दाख भी, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, यानी कि अगर बात करें हम तो यहाँ पे जो राज्य सरकार है, ठीक है, राज्य सरकार वनों का प्रयोग केवल वानिकी कार्यों के लिए करेगी, ये इसमें प्रावधान था, और उसे केंद्रीय सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। मतलब अगर बात करें हम यहाँ पे वानिकी कार्यों की, तो वानिकी कार्यों के लिए केवल राज्य सरकार यहाँ पे करेगी, परंतु अन्य कार्यों के लिए उसको क्या होगा, केंद्र सरकार से अनुमति लेना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या प्रावधान था, एक सलाहकार समिति सभी प्रकार के वनों के संरक्षण के लिए क्या होगी, उचित राशि उपलब्ध कराएगी। मतलब यहाँ पे एक सलाहकार समिति का यहाँ पे प्रावधान किया गया, ठीक है। इसके अलावा तीसरा था वानिकी से अलग कोई भी अवैध कार्य, जो भी वानिकी से अलग होगा अवैध कार्य वन के अंदर हो तो उसे तुरंत रोकने की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई थी। इसी के बाद 1972 में वन अधिनियम की अगर बात करें तो इस अधिनियम के द्वारा मतलब कुछ संशोधन किए गए, जिसमें अगर बात करें हम यहाँ पे जैसे वनों में जो बिजली लाइन होती है, यानी कि वन के भीतर बिजली लाइन को बिछाना, भूकंप का सर्वेक्षण करना तथा बांध परियोजना प्रारंभ करने जैसे जो अवानिकी कार्य होते हैं, उसके लिए जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार से सहमति लेकर काम किया जा सकता है, इस प्रकार से प्रावधान था। दूसरी चीज़ जो चाय कॉफ़ी से संबंधित जो भी फसलें थी, चाय कॉफ़ी मसाले रबर आदि को जो है एक प्रकार से किस में गिना जाने लगा, अवानिकी कार्यों में गिना जाने लगा। दूसरी नेक्स्ट चीज़ है जैसे फल वाले जो वृक्ष है, तेल देने वाले जो वृक्ष है, यानी कि फल वाले वृक्ष, तेल वाले वृक्ष, इसके अलावा जो औषधि वाले जो वृक्ष थे, ठीक है, इसके पेड़ लगाना हो तो वहाँ के पूर्ववत पेड़ को काटकर ऐसा करने का प्रावधान नहीं था। मतलब जो पहले के पेड़ है खाली जगह पर लगा सकते, पेड़ काटने का प्रावधान इसके अंतर्गत नहीं था। इसके अलावा मतलब अगर ऐसा करना हो पेड़ काटने का तो वो फिर कहाँ जाएगी बात, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार से अनुमति लेकर ये काम हम कर सकते हैं। फिर जो रेशम के कीड़े होते हैं, रेशम के कीड़ों का पालन मतलब जो रेशम के कीड़े होते हैं उनको उनका पालन करने के लिए देश के जो आदिवासियों का एक प्रकार से प्राचीन पेशा माना जाता है, परंतु इस अधिनियम के अंतर्गत इस बात पर बल दिया गया कि कीड़ों का जो पालन है एक प्रकार से आसन जैसी किसी एक प्रकार के पेड़ पर ना करके मिश्रित प्रजातियों के पेड़ों में किया जाए। मतलब एक पेड़ों में ना करके मिश्रित प्रजातियों के पेड़ों में ये कर सकते हैं। फिर अगर बात करें हम नेक्स्ट, रेशम के कीड़े जो पालन करने का जो था वो केवल सहतूत के पेड़ों को लगाना एक प्रकार से गैर वानिकी कार्य के अंतर्गत आया। मतलब हम बोल सकते हैं रेशम के कीड़े का पालन करने के लिए केवल सहतूत के जो पेड़ थे, सहतूत के पेड़ों का लगाना भी एक गैर वानिकी कार्य के अंतर्गत आया। फिर नेक्स्ट देख सकते हैं वनों के अंदर जो खनन था, खनन को गैर वानिकी माना गया।
ठीक है, तो ये सारे प्रावधान किसके अंतर्गत थे? 1972 में वन अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं एकीकृत वन संरक्षण योजना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ देख सकते हैं, वन सुरक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से यहाँ पे मतलब जो बुनियादी ढांचा था उसको क्या किया गया? मजबूत करने के उद्देश्य से 10वीं पंचवर्षीय योजना आई थी। ठीक है, 5 ईयर प्लान। 10वीं पंचवर्षीय योजना में एकीकृत वन संरक्षण को विशेष महत्व दिया गया था। एक और चीज़ बात कर लेते हैं चिपको आंदोलन के बारे में। तो चिपको आंदोलन आपको पता होगा, ये उत्तराखंड से रिलेटेड है। उत्तराखंड के जो ग्रामीण थे और महिलाएं थी उनके द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था और 1972 में इसको शुरू किया गया था। क्यों शुरू किया गया था? क्योंकि वहाँ एक प्रकार से जो है मतलब वनों को कटाई प्रारंभ होने वाली थी। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए सभी लोग क्या थे? वनों से चिपक कर, यानी कि जो पेड़ है उनसे चिपक कर यहाँ पर खड़े हो गए थे। शुरुआत हुई थी उत्तराखंड की जो टिहरी गढ़वाल है वो जनपद से हुई थी। और वर्ष 1978 की अगर बात करें तो पेड़ बचाने के लिए महिलाओं ने न सिर्फ गिरफ्तारियां दी बल्कि यहाँ गोलियों का भी सम्मान किया, मतलब गोलियों का भी सामना किया, एक प्रकार से गोली भी उनको खानी पड़ी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, यहाँ देखिए जो चिपको आंदोलन से संबंधित एक पर्सन है, पर्यावरणविद जिन्हें हम बोलते हैं, ये है सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, तो ये थे मतलब यहाँ पे प्रमुख प्रेरणा स्रोत हम बोल सकते हैं चिपको आंदोलन से संबंधित। टिहरी गढ़वाल का नवजीवन आश्रम जो है इस आंदोलन का मुख्य केंद्र था। सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा प्रेरित इस आंदोलन की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी काफ़ी मिली थी। इसके अलावा अगर बात करें राष्ट्रीय बांस मिशन की, तो राष्ट्रीय बांस मिशन कब आया? 25 अप्रैल 2018 को। ठीक है, और किसके द्वारा शुरुआत की गई? प्रधानमंत्री के द्वारा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने सतत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन जो है, जिसे हम NMSA नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के रूप में इसको जो है पारित किया गया। और इसी के अंतर्गत हम देखें, इसी के अंतर्गत प्रायोजित जो राष्ट्रीय बांस मिशन है वो इसी के अंतर्गत है। ठीक है, सतत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय बांस मिशन है। और संपूर्ण मुख्य श्रृंखला बनाकर यहाँ पे देखें तो उत्पादों का उद्योग के साथ प्रभावी संपर्क स्थापित करके बांस क्षेत्र का संपूर्ण विकास सुनिश्चित करेगा। और इसके अंतर्गत जो रेशो था केंद्र और जो राज्य है, ठीक है, कितना कितना था? मतलब 90% केंद्र का था और 10% राज्य का। ठीक है, और इस मिशन की जो कुल अगर बात करें 2525.71 करोड़ रुपए का यहाँ प्रावधान किया गया। ठीक है, ये इस योजना में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसानों, स्थानीय कारीगरों और बांस क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को भी लाभ होगा, इस प्रकार से यहाँ व्यवस्था की गई। और राष्ट्रीय बांस मिशन जो है एक केंद्र प्रायोजित परियोजना इसको बोल सकते हैं, जो कि कब प्रारंभ की गई थी? 2006 से लेकर 2007 में। वर्ष 2014-15 के दौरान इस मिशन को बागवानी के साथ एकीकृत करने हेतु जो है मतलब एकीकृत विकास हेतु यहाँ पे मिशन लॉन्च किया गया था। ठीक है, शामिल कर लिया गया। अब बात कर लेते हैं भारत के कुछ प्रमुख जो वानिकी संस्थान हैं उनके बारे में। तो यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको कहाँ देखने को मिलेगा? देहरादून में, उत्तराखंड, भारत के अंतर्गत। ठीक है, भारत के ही सभी देखने को बात की जा रही है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर, राजस्थान के अंतर्गत देखने को मिलेगा। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलुरु, कर्नाटक के अंतर्गत। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोरहाट, राजस्थान में। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग, ये कोयम्बटूर, तमिलनाडु के अंतर्गत देखने को मिलेगा। सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन, ये प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला, ये हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये हैदराबाद, तेलंगाना में देखने को मिलेगा। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर, मध्य प्रदेश के अंतर्गत। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट छिंदवाड़ा, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ देखने को मिलेगा। इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी रांची, झारखंड के अंतर्गत। इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेंगलुरु, कर्नाटक के अंतर्गत देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम देख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये हमको देखने को मिलेगा भोपाल, मध्य प्रदेश के अंतर्गत। और जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान अल्मोड़ा, उत्तराखंड में। उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम, केरल में देखने को मिलेगा। तो ये सारे संस्थान हमारे यहाँ देख सकते हैं हम कंप्लीट रूप से देखने को मिले। और इसी में अगर देखें तो इसमें कुछ नवीन अनुसंधान केंद्र के अतिरिक्त कई वन्य जीव जो अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किए गए। इनमें मुख्य रूप से अगर देखें तो जैसे भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, सलीम अली पक्षी विज्ञान प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर,
महत्वपूर्ण रूप से देखे जा सकते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नागपुर में स्थित है। पारिस्थितिकी अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु में। भारत में वनीय विस्तार की अगर बात करें तो इसका लक्ष्य कितना रखा गया, 33%, मतलब कुल क्षेत्रफल का 33% पूरा करना है। तो जो भारत सरकार उसके द्वारा कई वानिकी कार्यक्रम चलाए गए। इन कार्यक्रमों में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम हमने देखे, सबसे प्रमुख रूप से देखने को मिला। इसके अंतर्गत जो है मतलब इसके परिणाम स्वरूप भारत में वन क्षेत्र में सतत वृद्धि हो रही है, ये भी हमको देखने को मिला। तो चलिए एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। प्राकृतिक वनस्पति, वनों के बारे में, वन से संबंधित कुछ संतान, तो सभी चीज़ों के बारे में हमने यहाँ विस्तार से पढ़ा। एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। तो चलिए यहाँ देखें, हम जैसे अगर बात करें प्राकृतिक वनस्पति की, तो हमने देखे प्राकृतिक वनस्पति के बारे में सारी चीज़ें जाना। और जो वनस्पति होती है उसके प्रकार में हमने देखे 6 प्रकार में हमने देखे। ये देखिए यहाँ पे हमको अलग अलग प्रकार से भारत के अंतर्गत वनस्पति देखने को मिली। फिर यहाँ सभी के बारे में हमने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया और विभिन्न प्रकार के समूह का आवरण, जो कि टोटल प्रतिशत मतलब 100% में कितना कितना किसका श्रेय है वो हमने देखे। भारत के प्रमुख वनस्पति क्षेत्र जो कि 8 प्रकार है वो हमने देखे यहाँ पे, और किसके द्वारा डिवाइड किए गए हैं, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के द्वारा। उसके बारे में कंप्लीट डिटेल यहाँ पे जाने। फिर नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे वन के बारे में हमने जाना, वन क्या होते हैं। उसके बाद भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के बारे में कंप्लीट डिटेल यहाँ देखा, ठीक है। इसके बाद हम देख सकते हैं वनों का वर्गीकरण देखें हैं अलग अलग प्रकार से, प्रशासन, भारतीय संविधान, व्यापारिक आधार पर, ये अलग अलग प्रकार से देखें। वनों के कार्बन संग्रह के बारे में जाना। फिर भारतीय वन सर्वेक्षण, इसकी स्थापना के बारे में देखें। वनों की उपयोगिता, 3 प्रकार की जो लकड़ी है जैसे सदाबहार, मानसून और हिमालय वन, इनके बारे में जाना। फिर हम देख सकते हैं नेक्स्ट हमने देखे थे वन उत्पाद एवं उनकी उपयोगिता के बारे में देखें। राष्ट्रीय वन नीति जो कि 3 प्रकार की देखें। फिर देखें हम यहाँ देख सकते हैं हमने क्या देखा, भारतीय वन सर्वेक्षण, ये कुछ छोटी छोटी डिटेल देखें। सामाजिक वानिकी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो भी हमने देखे यहाँ पे। राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा सामाजिक वानिकी के लक्ष्य, इसके बारे में देखें। सामाजिक वानिकी के 3 संगठक, वो भी हमने यहाँ पे देखें। वन अधिकार अधिनियम के बारे में जाना, वन संरक्षण अधिनियम 1980, 1972। उसके बाद एकीकृत वन संरक्षण योजना, चिपको आंदोलन, राष्ट्रीय बांस मिशन का पुनर्गठन, और उसके बाद हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हमने संस्थानों के बारे में जाने। तो इस प्रकार हमारा कंप्लीट जो वन संसाधन है, भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां है, इनसे संबंधित कंप्लीट लेक्चर ये हो जाता है, ठीक है। सारी चीज़ें आपकी कवर की गई है। तो लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। अगर आपने वीडियो देखा है, आपको कुछ फ़ायदा हुआ है थोड़ा सा भी, तो आप ज़रूर शेयर करें, दूसरों को बताएं, ठीक है, लेक्चर के बारे में, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे। कमेंट, और उसके बाद अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ आपको लेक्चर में कमी है, तो आप कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।